जी। सर, जब नमाज के बारे में आई वॉज रीडिंग तो दो एक चीज जो मुझे कॉमनली आई केम अक्रॉस। रीडिंग फ्रॉम वेयर? सर, एज सच कोई सोर्स नहीं है, मतलब कोई फिक्स सोर्स नहीं है। तो सोर्स देख के पढ़ा करिए ना, सो दैट वी नो कि हम ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही रैंडम गूगल पे पढ़ देंगे आप? नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था केआरएस की भी कुछ वीडियोस होती हैं, या फिर ऐसे थोड़े से, मतलब ऐसा भी नहीं किसी की भी पढ़ ली, बट जिसके व्यूज अच्छे हैं और थोड़ा सब्सक्रिप्शन अच्छा है उसका पढ़ सब पढ़ा है। उसमें सर कॉमन चीज ये थी कि नवांश में 8 नंबर और 11 नंबर पे जो प्लैनेट्स होते हैं उनको दे ट्रीटेड डिफरेंटली। सो ये दो तीन लोगों ने कहा, इज इट राइट? डिफरेंटली लाइक? मतलब दे डोंट कंसिडर इट वेरी ऑस्पिशियस। तो देखिए क्या है कि हाँ, लेकिन अब फिर वही बात है कि कॉन्टेक्स्ट की बात है। हम्म। जब आप मल्टीपल मैरिजेस देख रही होंगी चार्ट में, तो अच्छा। 11th का रोल हो सकता है। अच्छा। डिपेंड कर रहा है ना हम देख क्या रहे हैं। नहीं सर, मतलब किस सेंस में, मेरा पूछने का मतलब था कि हम 8 और 11 को देख, क्योंकि स्कॉर्पियन असेंडेंट्स के लिए तो 8 और 11 वो सुखाम हाँ लेकिन फिर सुखामशा और लगामशा हो नहीं जाता नहीं, है। बात यह है कि देखिए ये आप स्कॉर्पियो असेंडेंट जो है ये तो इसको आप एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकती हैं। अच्छा। और क्योंकि वो एक ही प्लैनेट रूल कर रहा है, लेकिन फिर भी हम्म। जो एट्थ का एलिमेंट है वो हम्म। तो आएगा ही। जो 11th है वो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन दे रहा है कि यस एम्पलीफायर काम कर रहा है। हम्म। तो जो प्लैनेट एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, डिजायर्स का प्लैनेट है, वो क्या कर सकता है? वो बढ़ा सकता है चीजों को, अच्छा। मैरिज की डिजायर बढ़ा सकता है, और मल्टीपल मैरिज करा सकता है। अब मल्टीपल मैरिज कराने के लिए आप समझना कोई आसान तरीका तो है नहीं हम्म। मल्टीपल मैरिज होने का आज की डेट में। जिनको अलाउड है उनके लिए भी आसान नहीं है, हम्म। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है मल्टीपल मैरिज। एक दो हॉरोस्कोप हम डिस्कस करते हैं अच्छा। ऐसे जिनमें मल्टीपल मैरिजेस हैं। अच्छा। ठीक। और और सर मतलब इसमें अगर डिसेंट प्लैनेट्स हो, बेनिफिक हो, तब कोई इशू नहीं है ना, अगर 8 और 11 के नंबर में डिसेंट प्लैनेट्स हो? मून, मरकरी, वीनस, जुपिटर ऐसे। रिलेशन किससे बना रहा है? सेवन्थ लॉर्ड से, लगन लॉर्ड से अगर रिलेशनशिप बना रहा है, हम्म। 11th का लॉर्ड, तो अच्छा। ज्यादा टेंशन की बात है। अच्छा। अच्छा। 8th हाउस में जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है किसी प्लैनेट की, क्योंकि वो एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में जा रहा है जो कि हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं है बहुत। और 8th हाउस तो आपको पता ही है, 8th हाउस है ही तो डार्कनेस का है, डेप्थ का है, पीड़ा का है। तो किसी भी प्लैनेट का वहां जाना कुछ तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। बाकी सर हाउस नहीं तो नंबर की बात है, मतलब 8 नंबर और 11 नंबर, वो तो किसी भी हाउस पे हो सकता है नवमांश में। मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब मेरा जो क्वेश्चन था सर, वो हाउस पे नहीं था, राशि पे था, कि 8 नंबर जहाँ और 11 नंबर जहाँ। वैसे 8 और 11 तो है ही खराब, वो तो D1 में भी है। 8 और 11 राशियों के अंदर इनको बेसिकली बोला गया है कि ये कार्मिक साइंस हैं, अच्छा। और इनसे जुड़ी हुई मिस्टिसिज्म है। जैसे 8 नंबर राशि जो है, केतु कारक है उसका, हम्म। है ना? हम्म। और 8th हाउस में आती है, नेचुरली 8th हाउस में फॉल करती है। और 11 नंबर राशि जो है वो राहु का एलिमेंट है उसमें। और कुछ ना कुछ वो ऐसा दे सकते हैं जो कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो, इन टर्म्स ऑफ पीड़ा भी, और इन टर्म्स ऑफ प्लेजर भी। तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर सकते हैं। उन दोनों प्लैनेट्स का उनमें प्रभाव है, उन राशियों में। थोड़ा आसान करके देखने की कोशिश करिए। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग ना बहुत सारी तरह की बातें करते हैं कि ये प्लैनेट साथ हैं तो ऐसा हो गया, युति में भी अगर ये प्लैनेट युति कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा।
ये हाउस में ये प्लैनेट आ गया तो ऐसा हो जाएगा। इससे थोड़ा सा बाहर निकल के ये तो आप बाद में भी अपनी ऑब्जर्वेशंस बिल्ड कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज लगाइए। बेसिक जो बात है कि, और मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ या शेयर करूंगा, वो कुछ ऑब्जर्वेशन हैं या कुछ चार्ट के अंदर रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं जो हमने देखे और जिसकी वजह से कोई कोई चीज हो रही है। उससे पहले जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कोई चार्ट को देखने का, उस पर ज्यादा फोकस करिए। अगर आपको ये देखना है कि नवांश में आप मैरिज के लिए देख रही हैं अगर D9 चार्ट, तो फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस, फर्स्ट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड ठीक होने चाहिए, पीड़ा मुक्त होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो लग्नेश किसी भी डिविजनल चार्ट का, और कार्येश जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है उस चार्ट का, उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर वो ठीक नहीं है तो वहां पहले ही बात आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आ गई। जितना पहले पकड़ के चलिए, उस नजरिए से चार्ट्स देखिए। अच्छा। उस नजरिए से आप चार्ट्स देखेंगी तो आपको फिर ऑब्जर्वेशन बनाइए। किसी ने क्या बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, उससे कंफ्यूजन ही बढ़ेगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा। आप जितने ज्यादा चीजें अलग अलग तरह से पढ़ेंगी, अलग अलग लोग, और देखिए क्या है ना, वीडियो जब लोग बनाते हैं तो वो अपनी तरफ से कुछ अलग लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ हाइलाइट्स देने की कोशिश करते हैं, हम्म। पूरा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बताते नहीं है। और किसी चार्ट को उठा के या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या किसी प्रिंसिपल को, या तो कोई प्रिंसिपल ऐसा है कि आपने BPHS में कोई प्रिंसिपल पढ़ा, अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर मल्टीपल चार्ट्स पे लगा रहे हैं, या कोई आपने सूत्र आपने पढ़ा कहीं किसी अ, गुरु का कि ऐसा बोला उन्होंने कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल मैरिजेस का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन, अगर किसी ने कोई सूत्र दिया है तो आपने अगर वो एप्लीकेशन में लगा के देखा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है ना हो रहा हो, लेकिन तो क्या चीज़ है जो बचाव कर रही है, आप इस नज़रिए से अगर देखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। पहले हम जो प्रिंसिपल्स हैं रेगुलर समझने वाले वो समझ लेते हैं। ठीक है ठीक सर। है, तो पहले बाकी लोगों को किसी को कोई डाउट है तो बता दें प्लीज, अबाउट नवांश। प्रिया जी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा रिकैप देंगी क्या? दर्पण जी है, आप देख पाए क्या वीडियो लास्ट क्लासेस का? रिकैप दीजिए लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में सर हमने नववांश के बारे में ही पढ़ा था। हम्म। सर एक तो ना मुझे ये पूछना था कि मांगलिक और ये कैसे देखते हैं, मतलब मांगलिक मांगलिक से रिलेटेड भी ना तीन टर्म्स आती है। मांगलिक, डबल मांगलिक और आंशिक मांगलिक। और ट्रिपल मांगलिक? म्यूट में आप। वो आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक मैंने चार्ट देखा था, मतलब ऐसे मतलब रखा था तो मैंने देखा था। मेरे ऑफिस में आए थे कोई, उनको ना पंडित जी ने तो बोला कि आप मांगलिक नहीं है उनके सन। और मैंने आपके थ्रू देखा तो उसमें वो मांगलिक आ रहा था। मेरे थ्रू देखा? मैं कहाँ दिखाता हूँ मांगलिक होना? तो मैंने आपके थ्रू तो बोला ही नहीं, ऐप ऐप। अच्छा, ऐप एप्लीकेशन। के थ्रू, ऐप, आई एम सॉरी, मेरे को आपके थ्रू देखा मैंने। मैंने कहा मैं कब मांगलिक दिखा रहा हूँ लोगों को। जी, तो ऐप के थ्रू मांगलिक था, हाँ मतलब और पंडित थर्ड जी के हाउस। थ्रू मांगलिक नहीं था। हाँ वो कई शादी के लिए कुंडली मिलाने आए थे मेरे ऑफिस के जस्ट सामने, एक फेमस पंडित जी है जयपुर में। एक सेकेंड मैं जी, आपको बता दूँ। आना चार्ट पड़ेगा बताऊं क्या ऑफिस। आपको उनको? हाँ बताइए मैम। मांगलिक दोष वैसे चल नहीं रहा है, नवांश से रिलेटेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी अब आपका इतना स्ट्रांग डाउट है तो फिर पूछ लीजिए फटाफट। हाँ तो सर ये टॉरस असेंडेंट है, जो जी। जिनका चार्ट मैं बता रही हूँ। और उनके ना थर्ड हाउस में मार्स है। तो मैंने तो सिर्फ इतना सा डिस्क्रिप्शन तो नीच का हो गया एप्लीकेशन पे मंगल, पढ़ा। नीच का मंगल है। ठीक है। हम्म। पर ये पढ़ते कैसे हैं? मतलब इसमें तो आ रहा था कि अगर थर्ड हाउस में मार्स है तो इस वजह से वो मंगल मांगलिक है।
किस में आ रहा था? मैंने एप्लीकेशन में वो ही पढ़ा नीच था। का मंगल हो रहा है ना, इसलिए बोल रहा है वो। तो थर्ड हाउस लेकिन का मार्स मांगलिक नहीं होता। अच्छा, तो ये एक बार देखा कैसे जाएगा, या सब्जेक्टिव टू चार्ट होता अब है आप ना इसका कुछ? समझना बात को, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको? अब कोई आदमी चंद्रमा से बोल रहा है मंगल को 4 8 12 देख रहा है, कोई आदमी लगन से कोई भी नहीं। हाउसेस है। तो हम्म। अब जहां दोनों हो गया वो डबल मांगलिक हो गया, हम्म। है ना? फिर नवांश में भी आ गया तो ट्रिपल मांगलिक हो जाएगा आदमी। अरे इतने सारे हाउसेस में बनेगा, आधी से ज्यादा। मतलब वो आपने स्टार्टिंग में ही कहा था, आजकल के समय में मांगलिक नॉन ढूंढना मांगलिक। आसान है। हाँ हाँ हाँ, नॉन मांगलिक तो बहुत भरे पड़े हैं। मांगलिक ढूंढना आसान है आज की डेट में। हम्म। देखिए क्या है कि आप इसको, मांगलिक जिसने टर्म दिया होगा जिस शरीफ आदमी ने, उसने ये सोच के दिया होगा कि मंगल जो है कि एक अग्रेसिव प्लैनेट है ना? हम्म। उसको पॉपुलराइज किया है लोगों ने। या फिर आप बोले कि जो जजमान है, जो कुंडली दिखाते हैं, उन्होंने भी पॉपुलराइज किया होगा, कहीं सुना हुआ है तो बोले कि लड़की मांगलिक तो नहीं है, मांगलिक लड़की नहीं आए। क्योंकि एक तो डॉगमेटिक खौफ बैठ गया मन में कि भाई मांगलिक की मांगलिक से करा दो, अ, दोनों के चौथे घर में मंगल है, तो लठ उनको गिफ्ट कर दो शादी में, तो दोनों एक दूसरे को बराबर बजा पाए। तो दोनों ने घर में लड़ाई करनी है ना? फोर्थ हाउस में मंगल है तो, सातवें घर में मंगल है तो भी। अब मंगल मांगलिक की शादी मांगलिक से कराना, मेरे को तो लगता है कि कंपैरेटिवली और डेंजरस है मैटर। लेकिन वो कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को समझते रहेंगे, है ना? और नलीफाई हो जाएगा। अरे एग्रेशन तो फिर दोनों में ही आएगा ना, फिर समझेंगे हाँ, कैसे? तो ये बताइए पंडित जी से पूछिए कि फिर कैसे मैनेज करेंगे इस बात को, जो सामने वाले पंडित जी हैं। तो पंडित जी तो बहुत सारी रेमेडीज बता देते हैं कि आप पेड़ हाँ। से शादी कर लो, मटके से शादी कर लो। हाँ, और फिर भगवान की तरफ देख के हंस दो कि बस, तुमने कार्मिक मेरे को वो दिया था डेट, मैंने 1 मिनट में मटका फोड़ा शादी करके, तुम्हारा डेट खत्म। हंस देना भगवान की तरफ देख के कि तुम्हारा ये जो काल चक्र है, मैंने इसका मजाक बना दिया। मैं तो, मेरे घर वाले घबराते हैं कि पंडित के आगे पड़े नहीं किसी, क्योंकि मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें करता हूँ ना पंडित। तो वो मेरे को पहले ही बताते कि यार पंडित जी आ रहे हैं, जरा शांत रहना आप। तो मैंने उस दिन पंडित जी आए हमारे यहाँ, सुंदरकांड का पाठ रखा था मेरी वाइफ ने, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी ये जो मुहूर्त निकालते हैं लोग, इसके अंदर मेरे को बड़ा लोचा सा लगता है। कह रहे क्यों लोचा लगता है, मुहूर्त तो ठीक निकालते हैं पंडित लोग। तो मैंने कहा मैं तो कोई पंडित को देखा नहीं वो तारा मैच करते हुए। तो मैंने कहा सिर्फ पंचांग देख के जो कॉमन निकले हुए डेट वो निकाल के दे देते हैं, और अपनी अवेलेबिलिटी देख के कि मैं कब अवेलेबल हूँ। तो हम्म। वो बेचारे हक्के बक्के रह गए, एकदम बगले झांकने लगे बोले। तो मैंने कहा तारा तो मैच करना चाहिए कि, तो वो कहते हैं कि हाँ करना तो चाहिए, देखिए लेकिन समय नहीं है लोगों के पास। तो मैंने कहा हाँ नहीं, बात तो ठीक है। तो हर चीज ऐसी चल रही है, भगवान भरोसे काम चलाओ, बस काम चल जाए इतना कि, अब आप वो पंचांग खोल के देखोगे उसमें पहले से ही लिखे हुए हैं बहुत सारे मुहूर्त, हर चीज के लिए, स्टार्टिंग के पेज में ही। वो पंडित वही यूज कर रहे हैं, और पंडित जी को स्पेशल लोग फोन करके बुला रहे हैं, पंडित जी मुहूर्त निकालिए कोई अच्छा सा। अब वो पंडित जी ने कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालने में अगर टाइम लगा ना, 1 दिन लगेगा एक मुहूर्त निकालने में, इतना आंसू आ जाएंगे पंडित जी के मुहूर्त निकालते निकालते, अगर ईमानदारी से निकालने लगे तो। शादी का मुहूर्त निकालना पता है कितना कठिन काम है? आपको दोनों, लड़का लड़की दोनों का मैच करने के लिए कि उन दोनों के लिए वो ठीक है कि नहीं, आधे आधे दिन की एक्सरसाइज है, करने लग गए तो हो गया काम। तो भगवान भरोसे चल रही है गेम, चलने दो आप, जैसे जैसे चल रही है हमारे सर देश में। बट बहुत सारी चीजें रीडिंग भगवान भरोसे हैं। रीडिंग में लोग जो मैरिज रीडिंग के लिए आते हैं, वो तो सबसे पहला क्वेश्चन या दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है, यही होता है कि मांगलिक तो नहीं है बच्चा या कोई भी बच्ची। तो मैम वो ट्रेंड हो गया ना अब। आप समझना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस आदमी ने पहली बार ये बात बोली होगी, उसने मंगल के खौफ में बोली होगी कि एक वायलेंट प्लैनेट है। ठीक है? मंगल क्या क्या कर सकता है? मंगल आपको जला सकता है, मंगल आपको एक्सीडेंट करा सकता है, मंगल आपको कर्जे में डाल सकता है, मंगल आपको वायलेंट डेथ दे सकता है, अकाल मृत्यु दे सकता है। मंगल का नेचुरल कारक तत्व इस तरह के हैं, अग्रेसिव प्लैनेट है। आप अगर आपके अंदर स्ट्रांग है तो आप लड़ाके हो सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके के।
आप में जिगर हो सकता है बहुत ज्यादा कि ऐसे आप 10 लोगों से लड़ लो अकेले, हो सकता है आप में हो। और अगर वो नेगेटिवली काम कर रहा है आपके चार्ट में, और कुछ ऐसी जगहों पे है, सेंसिटिव पॉइंट्स पे है, तो तकलीफ हो सकती है। मंगल का उपाय करना जरूरी है। अब लेकिन यही सोच के किसी, मैं तो ये बात मान रहा हूँ कि यही सोच के बोला होगा कि जिसने भी बोला होगा ना कि अग्रेसिव प्लानट है, 12वें घर का मंगल है, नींद नहीं आएगी आदमी को रात को ठीक से, खर्चीला होगा आदमी ज्यादा, ठीक है। वहां पे उतना वैसे स्ट्रांग नहीं, क्योंकि 12वें घर की जो एनर्जी है वो अपने आप में जो है वो परमात्मा वाली एनर्जी है ना, सुपर कॉन्शियसनेस की। आप भगवान भरोसे छोड़ते हो हर चीज, इजी लेते हैं। तो 12वें घर में मंगल जो है वो, लेकिन फिर भी चौथे भाव को देखता है, तो आप थोड़ी अग्रेसिवली बात कर सकते हो। तीसरे भाव को देखता है चौथी दृष्टि से, तो आप अग्रेसिव हो सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन में अग्रेसिव हो सकते हो। और 12वें भाव में होने के बाद भी मंगल छठे भाव को देखता है, 7वें भाव को देखता है, तो रिस्की अफेयर हो गया एक तरह से। चौथे भाव का मंगल जो है वो 7वें भाव को देखता है। आप बिल गेट्स की कुंडली उठा के देखो, चौथे भाव का मंगल है, 7वें भाव को देख रहा है, मंगल की दशा ही उनको, उन्होंने डिवोर्स ले लिया, कौन कह सकता था कि उनका डिवोर्स होगा। आप चार्ट उठा उठा के देखोगे आपको समझ में आएगा, लोगों का नेचर समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मंगल कर क्या रहा है अलग अलग भाव का। ऊपरी ऊपरी आप करोगे ना तो डॉगमास बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊं। मेहनत ना करने की वजह से डॉगमेटिक व्यूज आते हैं लोगों के अंदर। आप अपनी रिसर्च पे लगो ना, आप खुद देखो ना चार्ट उठा उठा के कि किसके चार्ट में क्या हो रहा है, कौन ज्यादा अग्रेसिव आदमी दिखता है आपको, उसका चार्ट उठा के देखो, देखो मंगल क्या कर रहा है। कोई ऐसा आदमी जो एक्सीडेंट में मरा हो, उसका चार्ट उठा के देखो कि क्या हुआ उसके साथ, किस दशा में हुआ। कोई आदमी गोली से मरा हो, उसको देखिए कि क्या चल रहा था उसके साथ। तो अलग अलग भाव में मंगल एक अग्रेसिव प्लेनेट है, अलग अलग तरह का उसका प्रभाव है। तीसरे भाव में पराक्रम का भाव है, वहां पे मंगल को ठीक माना गया है। तीसरे भाव का मंगल को नहीं माना गया ऐसा कि वो मांगलिक बनाए आदमी को। नीच का मंगल है तो आप उसको मांगलिक बोल रहे हैं, क्या मंगल नीच का है ना, पॉजिटिव नहीं हो रहा है, और नेगेटिव हो रहा है एक आंशिक तरह से। मांगलिक का मतलब क्या होता है सर? आंशिक पार्टली मांगलिक। मांगलिक, हाँ, थोड़ा सा मांगलिक, थोड़ा सा वो स्वादानुसार। अगर आंशिक मांगलिक क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे कि बहुत स्ट्रांग मांगलिक नहीं है, तो स्ट्रांग मांगलिक किसी को बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि आंशिक मांगलिक है। लेकिन क्या हो सकता है आंशिक मांगलिक, जब 4 घरों में मंगल को मांगलिक बोला तो फिर या तो, और मंगल उन 4 घरों में नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए मांगलिक। लेकिन आंशिक मांगलिक का मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारे चार्ट्स में से किसी एक चार्ट में हो रहा हो, मून चार्ट में हो रहा हो, नवांश में हो रहा हो, तो उस तरह से आप उसको बोल सकते हैं कि आंशिक मांगलिक है, या मांगलिक है, या एक लेवल पे मांगलिक है, विवाह के लिए नुकसान कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप जितना उसमें, लेकिन एक बात आप मान के चलिए, मंगल जहाँ है आपको उसको क्लोजली वॉच करना चाहिए, आदमी से भी सवाल जवाब करने चाहिए, है ना, कि मंगल कैसा काम कर रहा है उसके हॉरोस्कोप में। गुस्सा जिनको ज्यादा आता है उनका मंगल स्ट्रांग है। मंगल नेगेटिव है, आदमी को बीपी की तकलीफ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है। फर्स्ट हाउस में मंगल, आदमी दिमाग गर्म, गर्म दिमाग का हो सकता है। अपनी राशि का मंगल होगा तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन आदमी एक्टिव होगा बहुत ज्यादा। तो किसी भी और साइन में है अगर मंगल, और मांगलिक भंग भी एक टर्म है कि मांगलिक भंग हो रहा है, मतलब अपनी राशि में अगर उन भावों में, तो मांगलिक भंग हो गया। मंगल के ऊपर शुभ दृष्टि है अगर, तो उसका भी अच्छा प्रभाव है। जैसे जुपिटर ने देख लिया तो भी आप कह सकते हैं मांगलिक भंग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा टॉपिक पे अपने ना, ये बहुत देर बात कर सकते हैं इस पे हम। राशि तुल्य नवांश आपने समझा कैसे बनाते हैं। यस यस। सर। हम्म। अब एक कॉन्सेप्ट है, 64वां नवांश, 64th नवांश। नवांश। 64th नवांश के बारे में कुछ पढ़ा है आपने शिवाकी जी। नहीं सर, उसके बारे में 64वां नवांश जो है आपके हॉरोस्कोप का एक सेंसिटिव पॉइंट है, ठीक है।
और 64वें नवांश का जो ओनर है, या 64वें नवांश का जो लॉर्ड बन रहा है आपके हॉरोस्कोप में, उसको बोला हमने खरेश। मतलब वो दशा अंतर दशा में पीड़ा दे सकता है। ठीक है। 64th नवांश आपके हॉरोस्कोप का एक वो सेंसिटिव पॉइंट है जहां से जब बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो बड़े इवेंट्स दे सकते हैं, और अनहैप्पी इवेंट्स भी दे सकते हैं किसी किसी केस में, या किसी किसी केस में ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ठीक। एक अष्टक वर्गा करके जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसको हम साथ साथ लेके चलते हैं अक्सर। अभी आपने सीखा नहीं है, तो जब हम अष्टक वर्गा भी कर लेंगे तो हम अ, उसको भी साथ जोड़ जोड़ के चलाएंगे जहां जहां। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर आपको मल्टीपल टूल्स यूज करने हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला अष्टक वर्गा, तो अष्टक वर्गा आपको मोस्ट ऑफ द केसेस लगाने पड़ेंगे, और ट्रांजिट में बहुत इंपॉर्टेंट है राशियों का बल देखने में, कि कौन सी राशि में कितना बल है, कौन से प्लैनेट में कितना बल है। आप जो अभी देख रहे हो उसके बाद अष्टक वर्गा की अपनी अलग महिमा है। उस वो अपने आप में रिजल्ट चेंजिंग कैपेबिलिटी है अष्टक वर्गा के अंदर बहुत ज्यादा। तो 64 नवांश कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि आपने लगन की डिग्री उठाई, नवांश कैलकुलेट करना तो आता ही है आप लोगों को ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है नवांश कैलकुलेट करने में। तो आप नो सर। और तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तंग ऑलरेडी आगे होंगे आप नवांश की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस से। किसी को डाउट है प्रिया जी के अलावा? प्रिया जी को अलग क्लास देनी पड़ेगी नवांश पे। लगन में डिग्री है 10 डिग्री, 1 मिनट। ठीक। कोई सा भी लगन हो सकता है ये। ठीक। 1 नंबर लगन। आप इस डिग्री को उठाइए, यहां लिखिए, इसका नवांश कैलकुलेट करिए। शिवाजी जी कैलकुलेट करिए नवांश। अच्छा, 8 में वही और तो। राशि दो तो लगन की हो गई ना, मैं तो 8वें की बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है सर, तो 8 4 12 में आ, 4 है, तो 4 में 4 ऐड कर देंगे, 8 नंबर पे 4 4 5 6 7 नंबर पे आ 7। जाएंगे सर। तो इस हॉरोस्कोप पे जो 64वां नवांश है, उसका जो लॉर्ड है, तो 64वां नवांश कहां से कहां तक हो गया? 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक हो गया इन स्कॉर्पियो साइन हियर, इन D9, मतलब सॉरी इन D1। ये 10 डिग्री इन स्कॉर्पियो साइन टू 13 डिग्री 20 मिनट्स को हम 64वां नवांश बोल रहे हैं। कैसे? यहां से आपका हॉरोस्कोप स्टार्ट हुआ 10 डिग्री 1 मिनट से। हम्म। ऐसा मान लेते हैं कि यहां से हॉरोस्कोप स्टार्ट हुआ है आपका, जो लगन की डिग्री है। एक साइन में कितने नवांश हैं? 9। हम्म। नो। 7th हाउस तक कितने नवांश है? 63। 63। तो 8वें का पहला कौन सा होगा? 64। 64। तो 64वां नवांश 8th हाउस का पहला नवांश हो गया विद रिस्पेक्ट टू योर लग्न डिग्री। ये एक सेंसिटिव पॉइंट है आपकी कुंडली में। इसका जो लॉर्ड है, अब इस केस में इसका लॉर्ड कौन बना? वीनस। आपने लीब्रा कैलकुलेट किया ना? हाँ, 7 नंबर आया। तो वीनस जो है वो इस हॉरोस्कोप का खरेश है। खर मतलब जो आपको तकलीफ पहुंचे। टफ टाइम्स दे सकता है ना? तो खरेश इस चार्ट में वीनस हो गया। इसमें कैलकुलेट करिए। अभी करते हैं। इसमें भी चौथा कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे 1 नंबर राशि से। तो इस हम्म। चार्ट में मून जो है खरेश हो गया। एरीज से आपने काउंट करना स्टार्ट किया तो कैंसर आ गया। 9 नंबर राशि में चौथा हम्म। नवांश कैलकुलेट किया
एक नंबर राशि से काउंट किया 159 में, 1 2 3 4, तो मून इसका अच्छा। लॉर्ड है, तो 64 में नवांश का लॉर्ड हो गया मून। हम्म। तो चंद्रमा जो है वो इस चार्ट के लिए हरीश। हो गया। हरेश सेंसिटिव, अब सेंसिटिव पॉइंट कहाँ है? सेंसिटिव पॉइंट है हॉरोस्कोप में कहाँ से कहाँ तक? जो लगन की डिग्री है, मान लीजिए 17 डिग्री 20 मिनट। अब 17 डिग्री 20 मिनट इन द 8th हाउस, विच मीन्स 16 डिग्री 40 मिनट्स टू 20 डिग्रीज। ये जो पोर्शन है ये एक सेंसिटिव पॉइंट है कुंडली का। तो आपको करना क्या है? 64 में नवांश की एक तो आपको दशा वॉच करनी है, ठीक। अब ये हमने लगन से निकाला है। अब क्या है कि अलग अलग क्लासिकल टेक्स्ट आपको बोलता है अलग अलग बात। तो जहां तक परिजात बोलता है कि चंद्रमा से कैलकुलेट करो, बृहत पराशर होरा शास्त्र बोलता है कि लग्न से और चंद्रमा दोनों से कैलकुलेट करो। क्योंकि दोनों से ही जब आप ट्रांजिट देखेंगे, कि चाहे मून से 8वां हो, है ना, चंद्रमा से भी हम्म। 8वां जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब शनि निकलता है वहां से तो अष्टक शनि बोलते हैं ना। भैया लगती है जब। नहीं, क्या बोलते हैं? कंटक शनि बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ। तो शनि की ढैया होती है, तो हम्म। चंद्रमा से 8वें घर से शनि निकलता है, तो मतलब बेसिकली सेंसिटिव पॉइंट से निकल रहा है। लगन से 8वें से कोई प्लैनेट निकल रहा है, वो भी अपने आप में एक सेंसिटिव पॉइंट है। तो बेसिकली बात ये हो रही है कि जो 64वां नवांश है फ्रॉम मून एंड फ्रॉम लग्न, ये एक सेंसिटिव स्पैन है। यहां से जब बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स महसूस होते हैं। अगर मान लीजिए कि अच्छा है, यहाँ पे पॉइंट्स भी हैं अष्टक वर्गा में, इस कक्ष में, तो और जो प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है या निकल रहा है यहाँ से, अगर उसमें शुभता है तो आप कोई ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो आउट ऑफ द ब्लू कहीं कहीं कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ काम कर रहे हैं और अचानक ऐसा कुछ ज्योतिष जैसा कुछ सीखने लगते हैं, उनके इंटरेस्ट चेंज होने लगते हैं। तो इस तरह की चीजें लोगों के साथ होने लगती हैं जनरली जब 64वें नवांश से कोई प्लैनेट गुजरता है। और यही पॉजिटिव चीज है, बाकी नेगेटिव में तो काफी कुछ हो सकता है। आदमी बीमार पड़ सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को कोई बड़ा ट्रॉमा हो सकता है, लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है यहाँ पे आदमी के साथ ना। तो थोड़ा सा वॉचफुल होने की बात है जब आप ट्रांजिट देखते हैं प्लैनेट्स का। जब अलग अलग प्लैनेट यहाँ से ट्रांजिट करते हैं तो ज्यादा ध्यान से वो पीरियड ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो ट्रांजिट ऑफ मेलेफिक्स आप नोट कर लें कुछ पॉइंट्स। ट्रांजिट ऑफ मेलेफिक्स ओवर 64th नवांशा give events which have long lasting effect, especially if a planet is placed, if a malefic planet is placed in natal chart। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई मेलेफिक वहां से गुजरेगा आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे सकता है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो सकते हैं अगर कोई ऑलरेडी मेलेफिक वहां बैठा है 64वें नवांश में, और मेलेफिक के ऊपर से कोई मेलेफिक ट्रांसिट कर रहा है, तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम महसूस होगी आपको ज्यादा लंबे टाइम तक। लंबे दौर पे तक लगने वाली बीमारियां, लंबी चलने वाली बीमारियां, लंबे चलने वाले लंबे चलने वाली परेशानियां जो है वो आप इससे देख सकते हैं। मेलेफिक अगर प्लेस्ड है 64वें नवांश में, आप बोल सकते हैं कि आप लगन से देख रहे हैं तो बॉडी को हार्म कर सकता है, और मून से देख रहे हैं तो मानसिक पीड़ा दे सकता है ज्यादा। कह सकते हैं ऐसा? आप इसमें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है हमको? यस यस। एक सूत्र बोलता है कि जो
64वां नवांश है फ्रॉम मून। चंद्रमा से जो 64वां नवांश है वो चंद्रमा जिस नवांश में गया है हॉरोस्कोप में, उस साइन के प्लैनेट से न्यूट्रल है, फ्रेंडली है, या एनिमिटी में है, उससे भी लॉन्जेविटी जो है वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट लाइफ है, मीडियम लाइफ है, या लॉन्ग लाइफ है। ये सूत्र मैंने लगाया नहीं कभी, ना मैंने कभी इसको टेस्ट किया। क्लासिकल टेक्स्ट ऐसा बोलते हैं। तो आपको अगर लगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो 64वां नवांश का लॉर्ड आ रहा है और चंद्रमा जिस नवांश में है उसका लॉर्ड, ये बात समझ रहे हैं आप दोनों? जैसे चंद्रमा अगर मान लीजिए कि स्कॉर्पियो में चला गया तो मंगल उसका लॉर्ड हो गया, है ना। और इधर आप बोले कि यहाँ पे 64वें नवांश का, चंद्रमा से 64वें नवांश का लॉर्ड जो है वो शनि निकल रहा है, तो आपस में इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट स्पैन होगा लाइफ का। देखिए, पुराने जमाने के जो सूत्र हैं और आज के ज़माने के सूत्र जो हैं उसके अंदर थोड़ा एक बेसिक फ़र्क ये है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तो बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले। पहले तो लोग बहुत आसानी से मर जाया करते थे, मतलब छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर रहे थे। तो पहले लाइफ स्पैन जो थे वो ज़्यादा ऐसे थे कि ज़्यादा खतरनाक थे। अब आप समझना, इतना बड़ा एक राजा हुआ है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके लिए बोलते हैं कि वो डिसेंट्री से मर गया, मतलब लूज मोशन से मर गया वो, है ना। तो पहले क्योंकि लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी मरते थे, लोग मलेरिया से मरते थे, हैजे से मरते थे, या मेडिकल फैसिलिटी उस तरह की नहीं थी, स्कैन्स उस तरह के नहीं हो पाते थे। और तो पहले लाइफ स्पैन कम था। इंडिया में ही अभी पिछले 20-25 साल के अंदर ही काफ़ी डिफरेंस आ गया है लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी, क्योंकि हाइजीन भी बेटर हो गया है पहले के कंपैरेटिवली ना। और मेडिकल फैसिलिटीज तो बढ़ी ही हैं, बहुत सारी वैक्सीनेशन अब लगने लगी हैं बच्चों को जो पहले नहीं लगती थी। तो लाइफ स्पैन में फर्क आया है। तो ये डायरेक्टली लगेगा कि नहीं लगेगा सूत्र, ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं एक बार। आप 64वां नवांश किसी भी प्लैनेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि वीनस है, वीनस से 64वें नवांश में अगर मान लीजिए कि मलेफिक प्लैनेट है, एंड स्पेशली अ प्लैनेट लाइक केतु, तो तो आप बोल सकते हैं कि उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन में कमी आ सकती है। तो हो सकता है कि वो आदमी जो है उसका रिलेशनशिप उसको उतना सुख ना दे। समझ रहे? जी सर। ट्रांजिट ऑफ मेलेफिक्स, जब आप 64th नवांश के ऊपर से आप मेलेफिक्स का ट्रांजिट देखोगे, वो ज्यादा डेंजरस आप बोल सकते हो कि अफेक्ट दे सकते हैं। तो आपको हमेशा इसको वॉच करना है। और जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो ज्यादा दिन तक रहने वाला है, जैसे शनि, वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे सकता है। तो स्लो मूविंग प्लैनेट, अब मंगल है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। मंगल वहां पे हो सकता है कि 10-15 दिन ही रहे, लेकिन क्योंकि कई बार किसी किसी पॉइंट पे आके मंगल जो है वो लिंगर भी करने लगता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट ही होगा किसी के लिए अगर 64वें नवांश पे मंगल लिंगर करने लगे, आगे पीछे होने लगे, कि कभी आप बोलें कि बकरी हो गया और फिर कभी मार्गी हो गया। बट आमतौर पे आप देखोगे तो जो ऐसे प्लान, शनि जैसा जो प्लैनेट है उसके लिए ज़्यादा ये माना गया है कि ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, या लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम दे सकता है, या लॉन्ग लास्टिंग इवेंट दे सकता है। राहु केतु भी अपने आप में काफ़ी
लॉन्ग लास्टिंग इवेंट दे सकते हैं, क्योंकि एक तो मेलिफिक है और स्लो मूविंग है। ठीक। सर अगर किसी 64 के, मनोवांच आप लोगों ने अपना अपना कैलकुलेट कर लिया। नहीं सर, सर अगर किसी का सैटर्न फॉर एग्जांपल योग कारक है, वीनस के उसमें होता है और बहुत अच्छा है, और अगर वो 64th नवमांश के प्लैनेट से गुजरे तो भी खराब देता है या तब बढ़िया दे सकता है, अगर सैटर्न गुड डिग्निटी में है चार्ट में? लाइफ चेंजिंग इवेंट तो दे ही सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन तो दे ही सकता है। हो सकता है कि वो आपके लिए उतना खराब ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट तो दे ही सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है लाइफ को। कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना सैटर्न। अच्छा भी करना होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं जो, मान लीजिए एक आदमी है जो एक कंफर्ट की लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा सीन बना जिससे उसने घर छोड़ दिया, और फिर घर छोड़ने के बाद थोड़ी तकलीफ उठाई और मेहनत करी और फिर अल्टीमेटली नाम कमा लिया। अब फिर वो कहता है कि अगर मैंने घर नहीं छोड़ा होता कभी, तो मैं कभी इस लायक नहीं बनता। ऐसी भी तो स्टोरी सुनने को मिलती है आपको। लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में तो आपको नहीं महसूस हो रहा होता कि आप इसलिए ये स्टेप उठा रहे हो। तो जनरली तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो पीड़ादायक होती है। और सैटर्न जैसा प्लैनेट है, अगर अच्छा भी करना चाह रहा है तो ऐसा कर सकता है आपके साथ। समझ रहे हैं बात? हाँ जी सर। हो ही सकता है ना। आप ये समझना कि जब आप कोई बड़ा स्टेप लेते हो जो कि इजी और प्लेजेंट और कंफर्ट गिविंग नहीं है, उस समय जब आपको जो लाइफ में स्ट्रेस हो रहा होता है, क्योंकि आपको तो आपका फ्यूचर दिख नहीं रहा ना, और फिर आपने किसी चीज में अगर बहुत मेहनत करी है तो वो मेहनत रंग लाती है, और फिर आप कुछ अच्छा करते हैं, फिर इन हाइंडसाइट आप देखते हैं कि जो मैंने किया वो अच्छा ही हुआ, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। अगर वो नहीं हुआ होता मेरे साथ तो मैं यहाँ नहीं पहुंचा होता। तो ऐसा आपको बहुत सारे लोगों के साथ दिखेगा होता हुआ। ये कर सकता है योग कारक साटन। अगर उसको आपको बढ़ाना है तो भी रास्ता आसान नहीं बनाएगा ना, क्योंकि मलेफिक प्लैनेट है। राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट है नवान से रिलेटेड। ये मैं जनरली लेवल 2 में बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ हो जाता है कंज्यूम करने के लिए। बट आप लोग ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, मैंने सोचा कि बता ही देता हूँ। डेटीज ऑफ नवांश। 3 डेटीज हैं नवांश के। देवता, नर और राक्षस। प्लैनेट इन मूवेबल नवांशा इज देवा। देवा का मतलब पायस। आप लोग हैं क्लास में, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, या तो बोलिए या फिर कैमरा ऑन करिए। मेरे को तो यस सर। ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं। मेरी भी एनर्जी डाउन होती है उससे। तो जो प्लैनेट देवा नवांशा में है वो काम है कंपैरेटिवली। आप अलग अलग प्लैनेट्स का नेचर जानने के लिए ये देख सकते हैं। कोई प्लैनेट जो फिक्स्ड नवांशा में गया है वो नर है, ज्यादा ह्यूमनली है आप बोल सकते हैं, या थोड़ा प्रैक्टिकल है।
और एक बैलेंस बना हुआ है भलाई के बीच में और समझदारी के बीच में। अ, जो वर्ल्डली वे है ऑफ लिविंग एंड जो गॉडली वे है, उसके बीच में एक बैलेंस सा बना हुआ है। तो नर हो गया। आप समझ ही रहे ना, देवता नर और राक्षस का मीनिंग समझ रहे हैं? यस सर। जो डुअल साइन में यस गया सर। है, जो डुअल साइन में गया है प्लैनेट, वो जो है थोड़ा इविल हो रहा है, या सेल्फिश हो रहा है ज्यादा, या मीन हो रहा है ज्यादा। अब आप इसको बोल सकते हैं कि हार्श और वायलेंट हो सकता है ये राक्षस वाला, नर वाला बैलेंस्ड है, और देवता वाला जो है वो काम है। अब प्लैनेट की स्ट्रेंथ आप देखते हो, आप बिहेवियर आप देखते हो, तो आपने ये देखा कि लगन लॉर्ड कहाँ गया। तो लगन लॉर्ड अगर यहाँ गया है मूवेबल साइन में, और ज्यादातर प्लैनेट जो है वो कहाँ गए हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा है आप उससे थोड़ा सा जज कर सकते हो। ठीक। ऐसे ही सर ये हम जो गण बोलते हैं ये वही चीज है क्या? गण में, वो अलग है। गण तो आप चंद्रमा से निकालते हैं कि चंद्रमा का है हॉरोस्कोप में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो चंद्रमा से देखते हैं। अष्टकूट मिलान जो है वो 8 पैरामीटर्स पे बेसिस द प्लेसमेंट ऑफ मून, वो 8 पैरामीटर्स पे आप जज करते हैं। वो भी नेचर में है आदमी की, वो आदमी का पर्सनल नेचर है कि देवता गण का है कि राक्षस गण का है। ये हम हर प्लैनेट के लिए देख रहे हो आप, कि एवरी प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप रिप्रेजेंटिंग समथिंग का कौन डीटी है और किस तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है द्रेकाना में, D3 में। उसमें भी हम नेचर समझने की कोशिश करते हैं हर प्लैनेट से जुड़ी हुई। तो आप अलग अलग प्लैनेट अपने अपने हॉरोस्कोप में देखें, और देखें कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो देवता में गया है, कौन सा प्लैनेट जो नर में गया है, और कौन सा प्लैनेट जो राक्षस में गया है। इसके अलावा कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट नवांशा। कोई भी प्लैनेट आप देख रहे हैं जो एग्जॉल्टेड है इन D9, या फॉर दैट मैटर एनी अदर डिविजनल चार्ट, ये प्लैनेट जो है, जो एग्जॉल्टेड है, ये रिलेवेंट डिविजनल चार्ट का, जिस डिविजनल चार्ट में एग्जॉल्टेड है उसका अच्छा रिजल्ट दे सकता है जिस समय दशा में ऑपरेट करे। D9 में क्या बात है कि D9 में नेचुरली कोई प्लैनेट जो है वो अगर एग्जॉल्टेड है, हॉरोस्कोप में कितना ही खराब क्यों ना हो, आप उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद लगा सकते हैं। और कोई भी प्लैनेट अगर D9 में डेबिलिटेट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको रियल लाइफ में खराब रिजल्ट दे रहा हो। तो अगर आप माने कि 11th लॉर्ड है चार्ट का, अगर 11th लॉर्ड D1 में खराब भी है, लेकिन अगर D9 में अच्छा हो गया, तो भाई आपका बड़ा कैसा भी हो, आपको लाभ होगा हमेशा उससे। आपके लिए तो अच्छा है ही। आपका सोशल सर्कल
आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर यही उल्टा हो गया कि D1 में तो ठीक था, स्वराशि में था, एग्जॉल्टेड था, लेकिन D9 में नीच का हो गया, तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है उस रिलेशनशिप से या उस भाव से। ये बात समझ पा रहे हैं? यस सर। आप अपना हॉरोस्कोप देखिए, अलग अलग प्लैनेट को देखिए, D1 में और देखिए D9 में, कि कौन सा प्लैनेट इम्प्रूव हुआ है और कौन सा प्लैनेट डिक्लाइन हुआ है। उससे रिलेटेड रिश्ता सोचिए, और उसके साथ आप ये सोचिए कि उस रिश्ते से आपको सुख मिला है कि दुख मिला है। एक बेसिक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा उन प्लैनेट्स की क्वालिटी का। जब आप मैरिज के लिए देखना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला हाउस, इसको आप बोलेंगे कि जैसे हम D1 चार्ट देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ओवरऑल लाइफ है, आप खुद हैं, आप होंगे तो कुछ और होगा। तो फर्स्ट हाउस ऑफ D9 चार्ट आपको बताएगा कि मैरिज की लाइफ, मैरिज है कि नहीं है, मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज है कि नहीं है। आप फर्स्ट हाउस से ही जज कर सकते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर यहाँ मलेफिक्स हैं तो उसका मतलब मैरिड लाइफ में से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू है। केतु जैसा प्लैनेट जो है वो आदमी को डिसइंटरेस्टेड बना सकता है इन मैरिज। ठीक। राइट। 12th लॉर्ड अगर आ गया फर्स्ट हाउस में, तो वो भी डिसइंटरेस्टेड बनाएगा आदमी को मैरिज के लिए। हो सकता है कि मैरिज में आदमी का इंटरेस्ट ना हो बहुत ज्यादा, और मैरिज होने में तकलीफ हो सकती है। 7th हाउस, योर एक्सपीरियंस इन मैरिज। 7th लॉर्ड, सस्टेनर ऑफ मैरिज। 7th लॉर्ड इज सीन फॉर पार्टनर। तो पार्टनर के ऊपर क्या प्रभाव है, वो 7th लॉर्ड पे क्या प्रभाव है, उससे आप देख सकते हैं कि पार्टनर किस टाइप का हो सकता है, कैसा हो सकता है। ये चीजें आप देख सकते हैं। तो लग्न जो है नवांशा का, वो प्राइमरी कंसिडरेशन का है। अगर लग्न में बेनिफिक है और इज एक्सपेक्टेड बाय मैरिज, देन मैरिज इज अशोर्ड। एक तरह से बोल सकते हैं कि विवाह तो होगा। सेकंड हाउस इन 7th हाउस को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। इन दोनों के ऊपर शुभ प्रभाव होना भी जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट हाउस है, फिर सेकंड 7th हाउस है, और उसके बाद एक आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री हाउस है जो आपको देखना है फॉर मैरिज, इज सेकंड हाउस। ठीक, यस नो? यस सर। यस सर। अब अगर हम ये बात करें कि 7th लॉर्ड और लगन लॉर्ड अगर हॉरोस्कोप के 6 8 12 में है, या अगर D1 का जो लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड इस चार्ट के 6 8 12 में है, तो मैरिज में तकलीफ का योग है। अफ्लिक्टेड वीनस अगर इस हॉरोस्कोप में है, अगर अफ्लिक्टेड है बाय एनिमीज या एनिमी साइन में है, तो भी मैरिज के अंदर आप बोल सकते हैं कि मैरिज का जो सुख है, जो कॉन्जुगल ब्लिस है, उसका कारक है वीनस, और उसमें कमी आ सकती है।
Well placed Venus in birth chart in D1 and D9 is welcome and assures timely and happy marriage. ठीक। राइट। अभिषेक जी, क्या कहता है आपका D9? सर वीनस इन फोर्थ हाउस एरीज साइन। ओ माय गॉड, तो फोर्थ हाउस वीनस तो दिग्बली हो गया। D1 में तो पिट गया। किससे पिटा है? राहु के साथ, हालांकि बेनिफिक भी है पर एट्थ हाउस में है ना। कोई बात नहीं, हो सकता है। कोई ज्योतिषी तो नहीं ढूंढ लोगे, या कोई सर साइंटिस्ट ढूंढोगे? अभी तो कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं, आगे अगर कोई मिलेगा तो बताएंगे। राहु के साथ वीनस, कहीं हो सकता है कहीं कोई पायलट वायलट से शादी हो जाए आपकी। अच्छी बात है। सर कई बार ऐसे डाइवर्जेंट केसेस होते हैं जहां लग्न तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस दिखाता है बट नवमांश नहीं दिखाता। फिर अदर वे राउंड भी होता है, नवमांश दिखाता है, लग्न दिखाता है, फिर राशि तुल्य भी है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो हर जगह से बचना तो सर संभव नहीं है, कहीं ना कहीं कौन तो। कह रहा है कि हर आदमी खुश है शादी से? सर बट कुछ तो होंगे, जैसे अभी आपने उस कौन दिन है? कहा था कि बहुत अच्छा है। आपने कौन? बोला था, कौन क्या बोला मैंने? आपने कहा था बढ़िया चल रहा है। मैं होता ऐसे ही बोल देते हैं तो। ऐसा कौन बोलता है कि खराब चल रहा है? तो वही तो बात है सर, काफी लोग का तो सही भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। कौन है वो लोग? मतलब मेरे नोन में भी है सर, दे आर वेरी हैप्पी, मतलब वो है कॉन्जुगल ब्लिस। अच्छी बात है फिर तो उनका चार्ट लेके आइए। ठीक है सर। वो चार्ट मांगे, बोले हमें देखना रिसर्च करने के कैसे, हाउ आर यू सो हैप्पी। पर मतलब सर 100% लोग तो नहीं सैड रहते होंगे ना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो वो तो आप के साथ होता है बट। जो आप देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो दुखी है वो बहुत दुखी है, जो, और आप लोग क्योंकि जो लोग मैरिड नहीं है एंड होपिंग टू गेट मैरिड एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। आदमी को अच्छी खबर सुनना पसंद है जनरली भी। नेगेटिव चीजें सुनना वैसे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जनरली आप ये देखेंगे ना कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। विवाह जैसा जो कॉन्सेप्ट है, और मॉडर्न जमाने में जब समय चेंज होता जा रहा है, जब लोगों की सोच चेंज होती जा रही है, जब लोगों की इंडिविजुअलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, फॉर मेल एंड फीमेल्स दोनों, है ना, अपने लिए ज़्यादा सोचने की बात है, अपने लिए अपनी खुद की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तब मैरिज जैसी चीज़ में 100% सेटिस्फाइड रहना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप किसी से भी मिलेंगे, किसी से भी बात करेंगे, जो लोग आपको हैप्पी दिखेंगे वो भी आप उनसे जब स्केल पे पूछेंगे कि ऑन 1 to 100% कितने आप खुश हो, एंड ऑल योर नीड्स आर बीइंग मेट, इमोशनल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, फिजिकल नीड्स, आप हर पैरामीटर पे जज करो और बोले कोई कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो पाएगा। अगर आदमी सच बोल रहा होगा तो बहुत रेयर लोग मिलेंगे आपको, तो बहुत रेयर ये कॉन्सेप्ट रेयर हो जाएगा कि थ्रू एंड थ्रू कोई अ, खुश हो और बोले कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। थोड़ा मुश्किल है। तो जो पीपल मेक दे मैरिजेस वर्क, और काम लगता है उसमें। और मैं आपको, आप लोगों को खासकर इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर अनमैरिड, सो आप लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना उसी हिसाब से रखनी पड़ेंगी। जब जब आप ये सोच के चलेंगे कि यार अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, सारे तरह की चीज़ें दूसरों को मिलती हैं, हमें नहीं मिल रही, तो ज़्यादा हार्ट ब्रेक का चांस है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो लोग आपको खुश दिख भी रहे हैं वो भी उतने खुश नहीं होते। यू टू मेक योर मैरिज वर्क। तो आप ऐसा भगवान से लिखवा के कम लोग आते हैं जिनको ऐसा पार्टनर मिल जाए कि वो हर चीज़ में अ, जिसमें सर्वगुण संपन्न, जिस तरह से आप समझे उस तरह से होता नहीं है। इट इज
नॉट सो रोजी है पिक्चर। यू विल हैव टू मेक इट वर्क। बहुत सारी चीज़ों में आपको लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ओवरलुक करनी पड़ेंगी, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन जो नहीं मीट हो रही हैं उनको जाने देना पड़ेगा, और शादी चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप, जब हम ये बात करेंगे कि अर्ली मैरिज हो सकती है किसी की, अब आजकल के टाइम पे देश काल पात्र आप ऑब्वियसली लगाएंगे। अब तो अर्ली मैरिज का मतलब 21 साल से तो ऊपर ही होगा। 21 साल से पहले तो अलाउड ही नहीं है शादी करना, है ना, जो सरकारी नियम है उसके अकॉर्डिंगली। तो जो टाइमली मैरिज आप बोलेंगे, वो आप बोलेंगे कि 25-26 साल की एज से लेके 28-29 साल की एज, मतलब ये टाइमली मैरिज की एज हो सकती है आजकल के जमाने में। आई डोंट नो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमली मैरिज। आप लोगों को क्या लगता है? बच्चे क्योंकि पढ़ते हैं तो 24, 23, 24 साल तक तो पढ़ते ही हैं बच्चे, और उसके बाद लोग शादी करने की बात करते हैं, तो 25 साल से लेके 28-29 साल की एज आप बोल सकते हैं कि टाइमली मैरिज की एज है। क्या लगता है आप लोगों को? सर 30 तक भी ठीक है। ठीक सर तो 28 to 30 ठीक है। हाँ सर, अब इतना ही हो गया। जनरली क्या है कि 30 साल के और ये इसमें ना अब अलग अलग जगह, अलग अलग टीयर की सिटीज जो हैं उनके हिसाब से भी कुछ कुछ चेंज हो रहा है। मेट्रो सिटीज के हिसाब से कुछ कुछ चेंज हो रहा है। लोगों की थिंकिंग कुछ कुछ चेंज हो रही है। टाइमली मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो 25 से 30 मान लेते हैं कि 25 साल से लेके 30 साल की उम्र तक की एज जो है उसको आप टाइमली मैरिज बोल सकते हैं। और अर्ली मैरिज की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं कि 21 से 25 साल की जो एज है हम्म। उसके बीच में अगर किसी की शादी हो गई तो आप अर्ली मैरिज बोल सकते हैं। राइट। 21 to 24 ईयर्स की एज में भी अगर कोई शादी कर रहा है तो वो आप अर्ली मैरिज में डाल सकते हैं उसको। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? कि पहली बात तो ये कि बेनिफिट होना चाहिए यहाँ पे, है ना, हम्म। और दशा आ जाए अगर इसकी, अगर फर्स्ट हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है और दशा अंतर दशा में ऑपरेट कर जाए तो बिफोर टाइम भी मैरिज दे सकता है। अब सर ये मेरा केस D9 आप ले होगा? सकते हो, मेरा केस आप ले सकते हो ऑफ अर्ली मैरिज, बिकॉज आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 24 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 24 साल का था। मुझे ऐसा लगता है बचपन में ही कर ली मैंने। सर ये D1 D9 दोनों से देखना है या खाली D9 से भी देख मैम सकते दोनों से ही देखना है। पहले तो आपको ना ये देखना है कि 7th हाउस पे D1 में कोई अफ्लिक्शन ना हो, है ना। अब जैसे अगर आप देखें तो मेरा जो हॉरोस्कोप है उसमें जुपिटर की दृष्टि है 7th हाउस पे, हैं? है ना। राइट। ये 3 नंबर है, और इसका प्लैनेट यहाँ है, मरकरी, 5th हाउस में। आप, अगर मैं अपने D9 की बात करूं तो D9 में मेरे लगन में राहु है, तो मेरी शादी भी वैसे राहु की दशा में ही हुई थी, जब मेरे को राहु की दशा एंड होने से थोड़ा पहले। तो क्या दशा थी? इस-
तो मेरी शादी थी 2008 में, उस समय मेरे को राहु में चंद्रमा की दशा थी। और राहु में चंद्रमा में जुपिटर और सैटर्न थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। तो राहु मून जुपिटर, आप एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने आई गॉट मैरिड। तो राहु D9 के लगन में है। लेट मैरिज का अगर कॉम्बिनेशन की हम बात करें, कि लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। तो लेट मैरिज आप बोल सकते हैं कि एक तो D1 में, अगर मान लीजिए कि सैटर्न की दृष्टि है, या सैटर्न सेवेंथ लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, तो थोड़ा डिले दे सकता है। ये एक बात हो सकती है। D9 में अगर मेलिफिक्स है, अफेक्टिंग द फर्स्ट एंड द सेवेंथ हाउस, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप बोलें कि लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कोई हॉरोस्कोप बताऊं, तो फॉर लेट मैरिज एक लेडी हैं जिनका मैरिज 39 ईयर्स में हुई। D1 चार्ट है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है। जुपिटर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है शादी को डिले करने में या जल्दी करने में। जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, या तो आदमी बहुत जल्दी शादी कर लेगा, या लेट शादी करेगा। तो रेगुलर जो समाज के जो दायरे हैं उनको क्रॉस करने की कोशिश करता है आदमी, या उनको बीट करने की कोशिश करता है। D9 में केतु आ गया लगन में, वीनस राहु। ये हॉरोस्कोप है, दिख रहा है आपको। यस सर। 9 नंबर का लगन बना, उदय हुआ है D9 में। और मरकरी राहु की दशा में इनकी शादी हुई। यहाँ पे मरकरी नीच का है। पहले तो यही देख लेते हैं। यहाँ मार्स देख रहा है, यस सर। सेवेंथ लॉर्ड 6th हाउस में, हम्म। तो वीक हुआ है। राइट। करेक्ट। और 8th भाव को देखता है, अपने भाव को देखता है, हम्म। जिसमें चंद्रमा है। चंद्रमा को भी देख रहा है, अपनी राशि को भी देख रहा है। तो इस चार्ट में 8th हाउस तो स्ट्रांग हो रहा है। राइट। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो एक कंडीशन तो यही फुलफिल हो गई, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर है चार्ट के अंदर, तो एज ऑफ जो सोसाइटी का जो नॉर्म है, जो अनसेट रूल आप कह लें कि सोसाइटी के अंदर जो चलता है जनरली, उसको आदमी स्किप कर सकता है, सोसाइटी के जो रूल है ना उनको। तो मैरिज जो है डिले हुई 39 ईयर्स ऑफ एज, और वो भी आज का हॉरोस्कोप नहीं है ये 1960 का हॉरोस्कोप है। तो महिला का जन्म 1960 में हुआ है। तो उस हिसाब से तो बहुत ही लेट मैरिज है, 39 ईयर्स की एज में मैरिज। मतलब
1960 से 39 ईयर्स आप देखो तो 1900, क्या बोलोगे, 1999 में मैरिज, 1999। 1999 में, है ना? तो 90 के दशक में भी लेट मैरिज जो है वो कोई ऐसा रेगुलर चीज नहीं है कि उस टाइम के बाद लोग शादी करें। जनरली लोग जल्दी ही करते हैं शादी, और फिर जल्दबाजी में भी कर दिया करते थे बहुत सारे लोग शादी। एक तो क्या है कि केतु लगन से में आने से आदमी डिसइंटरेस्टेड हो सकता है इन मैरिज, है ना? राइट। और सेवेंथ लॉर्ड नीच का हो रहा है यहाँ। सेवेंथ लॉर्ड मरकरी है, नीच का हो रहा है। वीनस है सेवेंथ हाउस में, तो होप है, उम्मीद बनी हुई है। लेकिन क्योंकि राहु केतु एक्सेस में है तो वीक है। अब यहाँ वीनस 11th लॉर्ड भी है, सिक्स्थ लॉर्ड भी है। तो सिक्स्थ लॉर्ड हो गया तो खराब हो रहा है इस हॉरोस्कोप के लिए, लेकिन फिर भी वीनस, क्योंकि नेचुरल वीनस कारक है विवाह का, लगन को देखता है यहाँ पे, तो इसलिए होप बनी हुई है विवाह की। होप नहीं छूटी है। नहीं तो उस टाइम के हिसाब से आदमी होपलेस हो सकता है विवाह को लेके ना। हम्म। 1960 का अगर जन्म है किसी का, 1999 में कोई शादी कर रहा है या 2000 के सन में शादी कर रहा है, थोड़ा मुश्किल है कि जब एज रही होगी शादी की, तो उस समय कौन सा दशक होगा? आप सोचो, 80s का दशक होगा। हम्म। 80, 85 से 90 का टाइम पीरियड होगा। तो 85 से 90, जो आप जिसको रेगुलर एज ऑफ मैरिज की हम जब बात कर रहे हैं, तो 1985 में से 90 के दशक तक शादी नहीं हुई है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहा होगा इनके ऊपर हम्म। मैरिज करने के लिए। राइट। मल्टीपल मैरिजेस के लिए क्या देखेंगे हम? सबसे इम्पोर्टेंट तो लगन लॉर्ड जो है उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। D9 का जो लगन लॉर्ड है ना, हम्म। वो स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर अफ्लिक्शन भी होनी चाहिए यहाँ। समझ रहे हैं बात? हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल लगन लॉर्ड जो है वो उच्च का हो गया, अच्छा। तो स्ट्रांग हो गया। यस सर। बाकी लोग हैं क्लास में, दर्पण जी, प्रिया जी, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? सुन रहे हैं? यस सर। हम ये बात करें कि अगर मल्टीपल मैरिजेस हैं हॉरोस्कोप में, तो मल्टीपल मैरिजेस के लिए एक कंडीशन ये है कि आप D9 चार्ट का जो लगन लॉर्ड है वो उच्च का भी हो जाए, और अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्शन भी हो चार्ट में, D9 में। तो इसका क्या मतलब है कि दो बातें हो जाएंगी इससे। एक तो ये कि मैरिज तो होनी ही है, क्योंकि लगन लॉर्ड स्ट्रांग है तो मैरिज कराएगा, राइट? और मैरिज में सेटिस्फैक्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक ही मैरिज में सेटिस्फैक्शन अगर हो गया, तो फिर तो दूसरी शादी थोड़ी करेगा आदमी। ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं? राइट। हाँ जी सर। लगन लॉर्ड उच्च का हो, एग्जॉल्टेड हो, अपनी राशि का हो, रेट्रोग्रेड का हो, और केंद्र त्रिकोण या 11th हाउस में हो, तो मल्टीपल मैरिजेस दे सकता है आदमी को। 7th हाउस में मलेफिक एसोसिएशन होनी चाहिए, ताकि आदमी डिससेटिस्फाइड रहे शादी को लेके। या तो मैरिज टूटे, या आदमी डिससेटिस्फाइड हो, तभी तो मल्टीपल मैरिज करेगा आदमी। पर बेनिफिक्स अगर बिल्कुल। अफेक्ट कर रहे होंगे यहाँ, अगर बेनिफिक्स अफेक्ट कर रहे होंगे, तो फिर चांस कम है कि मल्टीपल मैरिज हो। फिर एक ही मैरिज, टाइमली मैरिज, जल्दी मैरिज, अच्छी मैरिज, ये सब हो सकता है। धन योग है अगर हॉरोस्कोप में, D9 में अगर धन योग है, तो मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपके पास बहुत सारे हम्म। लोग आएंगे, आजकल के जमाने में ना ये बहुत हो रहा है।
मेरे पास भी बहुत हॉरोस्कोप आते हैं लोग लेके और पूछते हैं कि एक शादी है वो ठीक नहीं चली, दोबारा हो जाएगी क्या। हम्म। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास। हम्म। ये अपने आप में आजकल ट्रेंड है। ट्रेंड है, क्योंकि अब क्या है कि मैरिज टूटनी आसान हो गई है। हम्म। पहले तो लोग जैसा भी था झेलते रहते थे, चलाते रहते थे काम। अलग होने से पहले 100 बार सोचते थे। अलग होने की सोचना ही बड़ा मुश्किल काम था पहले तो। आज अब सही ये बात है। अच्छा भी है और खराब भी है। एक तो क्या है हम्म। कि अच्छा इसलिए है कि जो पहले महिलाएं ज्यादा पीड़ा में रहती थी, या लोग जो ज्यादा पीड़ा में, मर्द भी हो सकते हैं पीड़ा में, जो पहले बहुत ज्यादा पीड़ा में रहते थे, वो रहते ही रहते थे और काटते रहते थे अपनी लाइफ होपलेसली। अब उतना नहीं है प्रॉब्लम, तो अब उनको उतनी हम्म। पीड़ा में रहने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, ऑन दी अदर हैंड, आप ये भी देखेंगे कि लोग ट्राई करने के लिए भी ज्यादा तैयार नहीं होते हैं और अपनी ईगो भी अ, छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं आजकल के जमाने में, क्योंकि अब वे आउट मिलने लगा ना। तो पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देयर मैरिजेस। तो वो भी आप जब थोड़ा सा भी अगर आपको पुश मिल रहा है, या थोड़ा सा भी आपको अगर कोई पुश कर रहा है इन मैरिज, तो आप यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द मैरिज, कि भाई मेरे को ऐसा नहीं रहना, मेरे को ऐसा नहीं रहना, मैं अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं लूज कर सकता, मैं अपने तरीके नहीं बदल सकता, मैं अपनी सोच नहीं बदल सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ टाइप्स। हम्म। तो अब ऑप्शन मिलने लगा है, तो लोगों को ये हो गया है कि आसान लगने लगा है, तो वो अच्छा भी है और खराब भी है। दोनों चीजें हैं, गुड एंड बैड बोथ। हम्म। मैं आपको एक दो ऐसे केसेस बताना चाहता हूँ जिसके अंदर मल्टीपल मैरिजेस हुई है, या ये ज्यादातर लोग उसी टाइप के आएंगे आपके पास। सर अगर D9 में लग्न लॉर्ड को जुपिटर आस्पेक्ट कर दे, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि तब तो मल्टीपल मैरिजेस नहीं है, या ऐसा क्यों कह रही शुक्र हैं आप? aspect। हाँ जी। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि D9 में लग्न लॉर्ड को अगर शुभता मिल गई एग्जॉल्ट होके। आप अपना तो नहीं बात कर रही ना इस बारे में? नहीं सर। तो क्योंकि आप अगर जब तक अपने हॉरोस्कोप से बाहर नहीं निकलेंगे किसी मैटर को लेके, या सर जनरली लोगों का ये अप्रोच होती है कि सर मेरे पास तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे मतलब सिबलिंग्स कजन्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो मेरे पास मतलब मुझे उनके याद भी रहते हैं। तो अभी जो मैं आपको सक्सेसफुल मैरिज का बता भी रही थी, वो मेरी सिस्टर का ही है, तो इसलिए भी मैं बोल देखिए रही मैं आपको एक बात बताता हूँ। जुपिटर जो है हूँ। वो आपकी इज्जत बचाने वाला प्लेनेट है। हम्म, ठीक। हम्म, अगर विवाह में आदमी खुश नहीं भी होगा हम्म, तो भी आपको बाहर लोगों को पता नहीं लगेगा कि आप खुश नहीं हो। तो अगर वो लगन को एस्पेक्ट कर रहा है D9 के, अगर सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर कहीं से भी D1 के, तो आपकी रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहेगी। कॉन्जुगल ब्लिस का प्लेनेट नहीं है वो, लेकिन समाज में इज्जत बनाए के रखने का प्लेनेट है। ठीक है। एक प्रिंसिपल आप और नोट कर सकते हैं कि सेकंड प्लेसमेंट ऑफ सेकंड, सेवेंथ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, दूसरा सातवां और 12वां, इन उपचय भावास 3, 6, 10 और 11 हम्म। कैन गिव मल्टीपल मैरिजेस। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट रिच वाइफ। अगर सेवेंथ लॉर्ड अगर उपचय भाव में है, या सेवेंथ लॉर्ड अगर धन योग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वाइफ जो हो सकती है या स्पाउस जो हो सकता है, उसके पास पैसे हो सकते हैं। ठीक।
यस सर। एक हॉरोस्कोप बनाइए संजय दत्त का। जी। जी, स्कॉर्पियो सेंडेंट। 29 जुलाई 1959। कितने जुलाई सर? 29। 29 जुलाई। सारे सेलिब्रिटीज के नाइन। हॉरोस्कोप पे शोध किया हुआ है अभिषेक जी आपने। अरे सर, उनका एग्जॉल्टेड मून है 7th हाउस में। हम्म, लगन को देख भी रहा टाइम हूँ। बताना। 2:45 दोपहर के। 14:45 आवर्स। शिमला। सर ईयर क्या बताया था आपने? 59। 69। 1959। 1959। 59। ये D1 चार्ट है। हम्म। इसका D9 बनाइए। वीनस। सन। सन। केतु। नहीं नहीं सर, केतु थर्ड हाउस में है। केतु की डिग्री मेरे पास जो लिखी आ रही है वो 12 डिग्री 47 मिनट आ रही है। अच्छा, मेरे को सर 13 डिग्री 40 मिनट्स। 13। हाँ, 13 डिग्री 40 मिनट्स है। मेरे पास 12 डिग्री 47 मिनट आ रही है इसलिए। देखिए हॉरोस्कोप। हम्म। क्या लगता है? मार्स वीनस। 1987 में पहली बार इनकी शादी हुई थी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा के साथ। ठीक। हम्म। उसके बाद 3 साल तक चली वो। इनकी वाइफ की डेथ हो गई हम्म। ब्रेन ट्यूमर से, है ना। उनकी एक बेटी है जो USA में पढ़ती है। और उसके बाद फिर उनकी सेकंड मैरिज जो हुई वो 1998 में हुई रिया पिल्ले के साथ। तो अब अगर हमको पहले तो आपको ये देखो कि आप 6 नंबर राशि है। हम्म। म- मरकरी यहाँ आया है रेट्रोग्रेड होके। हम्म। जुपिटर सैटर्न के साथ कंजंक्ट है रेट्रोग्रेड सैटर्न के साथ। हम्म। सैटर्न 6th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है और उसका तो एक यहाँ पे ये देखा आपने, यहाँ पे आपने ये देखा कि वीनस कहाँ है हॉरोस्कोप का, मार्स के 10th साथ। हाउस।
मार्स के साथ है ना, जी हम्म। सर। और मार्स स्ट्रांग है यहाँ, हम्म। 5 नंबर राशि है। हम्म। वीनस स्ट्रांग नहीं है यहाँ, मार्स दिग्बली भी है। राइट। हम्म। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ मार्स दबा रहा है वीनस को। हम्म। हम्म। लगन लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड यहाँ राजयोग भी बना रहे हैं 10th हाउस में। विवाह के बाद आदमी का स्टेटस बढ़ने का भी योग है हॉरोस्कोप में। लेकिन यहाँ लगन लॉर्ड दबा रहा है किसको, 7th लॉर्ड को। हम्म। हम्म। लेकिन फिर भी योग तो है, राजयोग भी है। चंद्रमा उच्च का है 7th हाउस में, तो मैरिज तो टाइमली देनी चाहिए। 7th हाउस में उच्च का प्लैनेट है, और आप बोले कि 7th हाउस में उच्च का प्लैनेट है तो उच्च के रिजल्ट आ रहे हैं 7th हाउस में, तो टाइमली मैरिज भी होनी चाहिए। और विवाह होगा भी, और पार्टनर रहना भी चाहिए जब उच्च का प्लैनेट है 7th हाउस में। तो पार्टनर यस। तो होना ही चाहिए ना। पार्टनर के बिल्कुल साथ क्या बिल्कुल। हुआ, रिलेशन में क्या हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन वो यहाँ 7th लॉर्ड परेशान है, जो भी है। लेकिन 7th हाउस के अंदर तो उच्च के रिजल्ट आ रहे हैं ना, क्योंकि उच्च का प्लैनेट आके बैठ गया 7th हाउस में, खाली थोड़ी रह सकता है 7th हाउस। यस। बिल्कुल। यहाँ पे छठे घर में गया है लगन लॉर्ड। हम्म। लगन में किसी की दृष्टि है? लगन में किसी की दृष्टि नहीं है ना। नहीं। लगन लॉर्ड परेशान होके छठे घर में, मित्र के घर में ऑल दो, बट लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं कि परेशान है। यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे इसके साथ एक्सचेंज में है, छठे 3rd और 6th में एक्सचेंज है। सॉरी, 10th और 6th में एक्सचेंज है। मरकरी हम्म। सैटर्न की राशि में है, सैटर्न की राशि। मरकरी की राशि में है। हम्म। तो अब ये क्या है कि जब 6th लॉर्ड के साथ एक्सचेंज में है, तो आप ये बोल सकते हो कि डिफिकल्टी दिखा रहा है। क्योंकि जब योग, हम अच्छे घरों के प्लैनेट्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 5th और 1st का भी योग है, तो पहला और पांचवा भी एक तरह से योग बना रहे हैं, आपस में एक्सचेंज में है ना, रिलेशन तो बना ही रहे। और हम्म। 1 5 7 4 ये भी एक तरह से रिलेशनशिप बना रहे हैं। क्योंकि राजयोग क्यों है? तो सैटर्न जो है वो एक्सचेंज में मरकरी के साथ, हम्म। और कंजंक्शन में है जुपिटर के साथ। करेक्ट। जुपिटर के घर को देख भी रहा है हम्म। सैटर्न। तो दोनों भावों को देख रहा है। 6th लॉर्ड यहाँ से 7th को भी देख रहा है, 4th हाउस को, और यहाँ 7th हाउस को भी देख रहा है 10वीं दृष्टि से सैटर्न। तो जुपिटर, जुपिटर 9th से देख रहा है। जुपिटर इस भाव को देख रहा है, हम्म। तो इसको भी देख रहा है ऑल्दो। लेकिन हम्म। जुपिटर इस चार्ट का कोई बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, क्योंकि जुपिटर को तो ये अपनी गुडनेस लूज कर देता है, तो केंद्र की लॉर्डशिप लेके। और ऑपोजिशन का प्लैनेट है। बेसिकली क्या है कि जुपिटर के लग्नों में मरकरी कोई बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, और मरकरी के लग्नों में जुपिटर कोई बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है। हम्म। एक ऑपोजिशन का हाउस रूल कर रहा है, और ये दोनों इसको एक बोल देते हैं कि केंद्राधिपति दोष बोल देते हैं, कि ऐसा प्लैनेट जो हम्म। दो केंद्रों को रूल कर रहा है। तो एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में कि when a benefic becomes the lord of Kendra, it loses its beneficence. And when malefics become lord of Kendra, it loses its maleficence. तो बेनिफिक के लिए बहुत खराब है अपनी बेनिफिसेंस छोड़ना, तो फिर बचेगा क्या उसके पास। पहले ही ढीला था वो, उसके पास ज्यादा मेहनत करने का वैसे ही वो नहीं था। ठीक है, ज्यादा कुछ रिसोर्सेज पहले ही कम है। वो उसके बाद एक ही अच्छी बात थी कि बेनिफिसेंस थी, ईज देता है आपको, आसान बनाता है। अब वो अपनी बेनिफिसेंस भी लूज कर देता है केंद्र का लॉर्ड बन के। मेलेफिक्स के लिए केंद्र की लॉर्डशिप अच्छी है, क्योंकि वो अपनी मेलेफिसेंस लूज कर रहे हैं। तो केंद्राधिपति दोष बोला जाता है इस बात को, कि जो मरकरी को लगता है
जुपिटर के लग्नों में, और जुपिटर को लगता है मरकरी के लग्नों में। एनीवेज, तो बात, आप बेसिक बात ये समझना कि जुपिटर मरकरी के लग्नों के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, और मरकरी जुपिटर के लग्नों के लिए कोई बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये आपस के अंदर ये सब कॉम्बिनेशन तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा पीड़ा का भी कॉम्बिनेशन है ना। लगन लॉर्ड छठे घर में जा रहा है। लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड है। मैंने आपको क्या बताया अभी, कॉम्बिनेशन है कि या तो लगन लॉर्ड एक्सोल्टेड हो अपनी राशि में हम्म। हो, या रेट्रोग्रेड हो। उसका क्या मतलब है कि, मल्टीपल मैरिज। हाँ, उसका मतलब है कि स्ट्रांग है। हाँ भाई। रेट्रोग्रेड हो गया तो उसमें चेष्टा बल आ गया, ज्यादा हम्म। मेहनत करनी है ना। हम्म। अगला हॉरोस्कोप ड्रॉ करें। आप ड्रॉ करें सेलिब्रिटी का लें या किसी नॉर्मल आदमी का लें। सर सर रजनीश ओशो। उनकी कहाँ हुई है शादी? नहीं शादी नहीं, लेकिन मतलब एकदम अच्छा चार्ट है देखने लायक। क्या बनाएंगे उनका, D9? सल्लू भाई का लेते हैं सर, सल्लू भाई के लिए। मेरे पास ठीक टाइम है नहीं उनका। अ, इनका ले लो आप। क्या बोलते हैं इनका, चार्ली चैपलिन का बनाओ। ₹16 हम्म। 1889, शाम के 8 बजे। लंदन। सर 1989 है। हाँ हम्म। मैम, एटीन एटी हाँ। नाइन हाँ मतलब। अरे 1889। और पीछे जाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में तो बनेगा ही नहीं। एस्ट्रोनॉमी में 100 साल पुराना बनाता नहीं शायद। आ आ, रहा है सर। आ जाता है। बना रहा है। हम्म, बहुत कितना? बढ़िया सॉफ्टवेयर। सर एक बार इनके बारे में बता दीजिए, इनकी मल्टीपल मैरिजेस हुई थी या हुई नहीं थी या कैसे था? मल्टीपल मैरिज है मैम। अच्छा। बहुत सारी मैरिज है, 4-5 है।
देखिए पहले तो यहाँ लगन लॉट 7th हाउस में, हम्म 11th लॉट 7th हाउस में, ये D1 देख हम्म रहे हैं। D1 आपको हमेशा देखना ही है, हम्म सीधा नहीं कूदना है आपको D9 पे। 7th लॉट 7th हाउस में, हम्म एग्जॉल्टेड, नहीं नहीं सन एग्जॉल्टेड है, 7 और 7। 11th लॉट एग्जॉल्टेड है सन। 7th हाउस। ये 7th लॉट 7th हाउस में, हम्म हम्म लगन लॉट 7th हाउस में। राइट। तो 7th हाउस में क्या हो रहा है, एक तो धन योग बन रहा है, हम्म 11 2, है ना। हम्म ये और सात। फर्स्ट 1 1 2 11, इसके बाद राजयोग भी है। कैसे, मार्स और वीनस बन के राजयोग बना रहे, फर्स्ट एंड 7। हम्म लेकिन धन योग ये ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि 11th और 2nd पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं ना, हम्म तो इसको आप धन योग बोलेंगे। मरकरी नीच का हो रहा है यहाँ, हम्म 9th लॉर्ड, हम्म जो सामाजिक दायरों का प्लैनेट है, हम्म राइट एंड रॉन्ग की समझ का प्लैनेट है, समाज में क्या चलता है और क्या नहीं चलता। हम्म 9th हाउस में यहाँ राहु आ गया। हम्म तो अब यहाँ पे इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो समाज के दायरे हैं कि क्या करना ठीक है और क्या नहीं, सोसाइटी गाइडलाइन, वो उसमें गड़बड़ हो गई क्योंकि उसमें तो बैरियर ही टूट गया राहु के आने से। इनके काम में भी ये बात दिखती है कि इन्होंने पाथ ब्रेकिंग काम किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने समय से बहुत आगे का काम किया है, लेजेंडरी आदमी हो गए अपनी लाइफ में। आप उस नजरिए से देखोगे और उसको तो भी हम कुछ ना कुछ देखेंगे। 7th हाउस में योग तो बन ही रहा है स्ट्रांग, ये आप देख ही रहे हो, है ना। मून, हम्म 8th लॉर्ड मून, सॉरी नॉट 8th लॉर्ड, 10th लॉर्ड मून लगन में। हम्म तो 10th लॉर्ड का लगन में आना अच्छा है, राइट। और लगन लॉर्ड बिल्कुल। लगन को देख रहा है, तो ये अपने आप में 10th लॉर्ड और लगन लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया म्यूचुअल एस्पेक्ट हम्म से। ये एक राजयोग बन रहा है यहाँ। यहाँ 5th लॉर्ड सैटर्न 10th हाउस में, 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस। 4th हाउस को खैर और स्ट्रांग भी कर रहा है ये, लेकिन सैटर्न एक योग कारक प्लैनेट है स्टार्ट का, और 10th हाउस में आ गया। ये भी अच्छा है इस हॉरोस्कोप के लिए। जुपिटर अपनी राशि का है इन द 3rd हाउस, केतु के साथ कंजंक्ट है। लेकिन तीसरे भाव में वैसे मरण करण स्थान में होता है जुपिटर, लेकिन फिर हम्म भी आप बोलेंगे 3rd लॉर्ड 3rd हाउस में, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन या हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। और जो सीखना स्पिरिचुअलिटी। है उसके अंदर भी आप 3rd हाउस का रोल मानते हैं, या जो ऑनलाइन है उसके अंदर भी आप 3rd हाउस का रोल मानते हैं। कि जो सोशल मीडिया वगैरह है उसको भी आप देखते हैं। उस जमाने में तो था नहीं सोशल मीडिया, ये टीवी पे ही आ जाना अपने आप में उस तरह का काम था कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो पब्लिक अपेयरेंस एंड पब्लिक अपेयरेंस और 3rd हाउस का, जिसको आज के ज़माने में ये हम सोशल मीडिया बोल देते हैं, उस नज़रिए से आप देखोगे तो दोनों हाउस स्ट्रांग हो रहे हैं। हम्म और समाज के दायरे फॉलो करने के चांसेस कम है इस हॉरोस्कोप के अंदर। आपने पहले एक ये बात तो समझ ली कि समाज के दायरे तो शायद ही फॉलो करे आदमी। हम्म 9th हाउस में राहु है, राहु है। जुपिटर मरण करने स्थान में है, ठीक। 9th लॉर्ड नीच के है। 9th लॉर्ड नीच का हो गया, है ना। फादर का भी सीन गड़बड़ी होगा इनके हॉरोस्कोप में, हम्म आप अगर ऑनलाइन चेक करोगे तो। यहाँ पे आप देखें तो 5th लॉर्ड लगन में, एक अच्छा प्लैनेट है हॉरोस्कोप का। हम्म 9th लॉर्ड और 5th लॉर्ड आपस में रिलेशन बना रहे हैं, तो ये एक धन योग है। 2 5 11, 2 5 and 11, हम्म यस।
1/7 एक्सेस पे धन योग बना रहे, सबसे इंपॉर्टेंट हम्म। एक्सेस। 11th लॉर्ड 7th हाउस में डिजायर्स की बात कर रहा है, और मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा है, एम्पलीफाई करने की बात कर रहा है, हम्म। हम्म। राइट। वीनस रेट्रोग्रेड है, जो कि कारक है मैरिज का। इस चार्ट का 9th लॉर्ड भी है, ये रेट्रोग्रेड हुआ है। खैर यहाँ लगन लॉर्ड भी रेट्रोग्रेड हुआ है, उससे भी आदमी के नेचर में काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, या उसका नज़रिया चेंज होता है लाइफ को लेके। यहाँ पे वीनस जो कारक है विवाह का, वो रेट्रोग्रेड है ही। इस हॉरोस्कोप का 9th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है। हम्म। लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला गया अपनी राशि में। लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो मतलब सुपर कॉन्शियसनेस के हाउस में चला गया, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि आदमी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो, इस बात के भी चांसेस कम है कि लगन लॉर्ड 12वें में चला गया, मतलब इन वेन डिसइंटरेस्ट चली इन गई एनर्जी। मैरिज। पर एनर्जी इन वेन चली गई, फालतू की चीजों में चली गई ज्यादा। इनका पर इंटरेस्ट इन मैरिज तो बहुत है ना सर, इसमें तो तीन आप कह रहे हो कई कर ली, तो मैरिज में इंटरेस्ट तो बहुत है। हाँ, लेकिन हम्म। मैरिज सस्टेन करने में या मैरिज का मीनिंग समझने में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना स्टार्ट के अंदर। हम्म। लगन लॉर्ड 12वें में चला गया, इन वेन चला गया, वेस्ट हो गया, और वहां जाके तकलीफ में भी नहीं है क्योंकि अपनी राशि में हम्म। है ना। और ये फॉरेन कल्चर भी है, हम्म। तो हो सकता है कि ये फॉरेन कल्चर से भी ढूंढ के ला रहा हो पार्टनर्स, हम्म। क्योंकि लगन लॉर्ड कहाँ काम कर रहा है, 12वें में काम कर रहा है। दूसरे दूसरे कल्चर की के पार्टनर्स हो सकते हैं इनके। पहले इन्होंने शादी करी थी, वो एक एक्ट्रेस थी, और 16 साल की थी वो, जिसका इनके साथ 2 साल में इनका डिवोर्स हो गया। जो दूसरी इनकी बीवी थी वो भी 16 साल की थी। पहली शादी इनकी हुई थी दो 1918 में, अक्टूबर 1918 में। तो 1918 में कितने साल के रहे होंगे ये? 29। यार, 29 साल। 29 साल की उम्र में इन्होंने शादी करी 16 साल की लड़की से। उसके बाद फिर वो शादी टूट गई 2 साल चल के। फिर 1924 में शादी करी फिर 16 साल की लड़की से। 31 में भी 16। 31 में नहीं, 29 के में आप 6 जोड़ो, नहीं 35 आपने साल कहा की। अच्छा हाँ 4 साल उसके डिवोर्स के। 2 साल बाद डिवोर्स हुआ, 1924 में दोबारा शादी करी। जिससे शादी करी वो शादी के समय प्रेग्नेंट थी, हम्म। 16 साल की थी। लिटिल ग्रे नाम था उनका। उसके बाद सीक्रेटली इन्होंने तीसरी शादी कर ली, एक वेल नोन एक्ट्रेस पॉलेट गोदार्ड से, 1935 में। वो 19 साल की थी। चलो बड़ी तो। ये ये 44 साल के थे उस समय। इनकी चौथी शादी ओना ओनील, एक प्ले राइटर थे बहुत रेप्यूटेड, उनकी बेटी से शादी हुई। और 1943 में वो 18 साल की थी। हम्म। सर इनके D9 में फर्स्ट हाउस में राहु होना चाहिए उस हिसाब से तो। मैं वो डी जरूरी नाइन नहीं है। में D9 में जरूरी नहीं है, वो आप D1 में देखिए ना, प्राइमरी हाउस, प्राइमरी वो चार्ट ठीक तो है ये सर, है। वो तो ये है, बट उसके बाद फिर प्राइमरी चार्ट ये है, फिर यहाँ पे आपने अलाइनमेंट और देखा कि मैनेज। धन योग बना ही हुआ है। हाँ। लगन लॉर्ड 12वां चला गया अपने से, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे आप वीनस देखेंगे, वीनस रेट्रोग्रेड है हॉरोस्कोप में। जो विवाह का जो कारक प्लैनेट है, फर्क है। उसका रेट्रोग्रेड होना ज्यादा ऐसा कुछ आपको
अजीबोगरीब करा सकता है। अच्छा सर। प्लस यहाँ पे आपने देखा कि 11th लॉर्ड 7th हाउस में, 5th लॉर्ड जो कि प्यार मोहब्बत का, 8th लॉर्ड स्कैंडल का, लगन में। हम्म, 5th लॉर्ड एक अच्छा प्लैनेट है हॉरोस्कोप का, और ये योग में पार्टिसिपेट कर रहा है। करेज के भाव में राहु है, तो आदमी करेज दिखा रहा है पूरी, हाँ, हम्म, है ना। मेक सेंस। यहाँ पे 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों, सन और वीनस दोनों कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 4-10 एक्सिस पे। तो आप बोल सकते हो कि ये भी एक राजयोग की तरह काम कर रहा है। हम्म, जितने ज्यादा योग हैं जिस हॉरोस्कोप के अंदर, उस तरह की ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मरकरी जो है, मरकरी यूथ का प्लैनेट है, हम्म, और ये दोनों के ऊपर आपको प्रभाव दिख रहा है एक दूसरे का। तो ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ पे आप 7th हाउस में आप देख ही रहे हो कितना स्ट्रांग राजयोग है, हम्म। और धन योग भी है। तो ये खाली तो नहीं रह सकता यहाँ मैटर, हम्म। आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। शादी करने में इंटरेस्ट ज्यादा है, ऑपोजिट हम्म, सेक्स में इंटरेस्ट ज्यादा है, शादी चलाने में इंटरेस्ट कम है। ये जो 12वें में चला गया ना, हम्म, शादी चलाने में एफर्ट कम लग रहे हैं। हाँ, जो फालतू के काम कर रहा है, जो मैंने करने वाले काम है वो नहीं हो रहे। सर वो मैंने तभी शायद राहु ना फर्स्ट हाउस में D1 में कहा था कि करने में काफी इंटरेस्ट है, वो भी मतलब अननेचुरल उसमें तरीके से। नहीं नहीं मैम, ऐसे मत बोलो आप। मेरा मैम सिंगल, मेरा हाँ है वही तो, D9 में सिंगल राहु। प्लेसमेंट से नहीं कुछ नहीं बोल सकते। D9 में मेरा है राहु फर्स्ट हाउस में। हम्म, यहाँ ये जो है ना, ये सबसे खतरनाक पोजीशन है राहु 9th हाउस की। आपको हिंदू मुस्लिम मैरिजेस मिलेंगी 9th हाउस राहु में, हम्म, जो बिल्कुल ही ऐसा है कि एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है, वो वाली मैरिजेस मिल जाएंगी आपको। औरत 40 साल की, लड़का 20 साल का, ऐसी शादी भी मिल जाएगी आपको यहाँ, राहु 9th हाउस वाली। क्योंकि उसने ना सोसाइटी का जो मेंटल बैरियर है ना, उसको वो ब्रेक करना है। आप ये बात समझना। और यहाँ स्टार्ट में क्या हो गया, यहाँ तीनों चीजें हो गई। यहाँ 9th लॉर्ड नीच का हो गया, नेचुरल 9th लॉर्ड जो है वो मरण करण स्थान में आ गया, उसमें भी एनर्जी ऐसी आ गई आड़ी टेढ़ी। हम्म, और सर वीनस रेट्रोग्रेड भी आपने बोला, हाँ, मतलब वीनस वो भी रेट्रोग्रेड है बिल्कुल, काफी। और वीनस यहाँ लगन लॉर्ड भी है। तो ये हाँ। तो उल्टे सीधे काम करेगा ही आदमी कुछ ना कुछ। हम्म, इसको तो लोग जानेंगे इसलिए कि ये कुछ अजीबोगरीब पूरा काम बाती। करता है। हम्म। और अब आप इसको पॉजिटिव सेंस में सोचो, तो इनकी जो हम्म, अचीवमेंट है, ये लेजेंड है इनका। मतलब इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि चार्ली चैपलिन लेजेंड नहीं है। काम उन्होंने पाथ ब्रेकिंग काम किया है, उनके जैसा काम सिनेमा में उससे पहले कभी हुआ नहीं था। आज भी हम्म, लोग लोग उनकी मूवीज देखते हैं और उससे सीखते हैं। आज भी सिनेमा में ऐसा, जो सिनेमा हाउसेस है ना, जो हाँ, जहाँ पे, नहीं सिनेमा हाउसेस नहीं, जो ड्रामा हाउसेस हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पे चार्ली चैपलिन हम्म, की मूवीज दिखाई जाती हैं बच्चों को जो सीख रहे हैं ट्रेन एक्टिंग। हाँ, तो अपने आप में लेजेंडरी काम किया है इन्होंने, और जिस फील्ड में किया है उस फील्ड में इनके बराबर नहीं आ पाया उस समय कोई। तो आप उस नजरिए से देखेंगे तो एक्स्ट्रॉर्डनरी बात हुई है। उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यस नो, यस सर। कुछ तो अलग होना चाहिए ना, जो आप भीड़ से हटके काम कर रहे हो अगर, हम्म, तो थोड़ा तो पागल होना पड़ेगा ना आपको। जो बिल्कुल। सारे कर रहे हैं वही करोगे आप, तो फिर कौन जानेगा आपको। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी होना ही पड़ेगा। और वो भी दिखता है इस हॉरोस्कोप के अंदर कि ये
बैरियर तो ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो खैर खैर जो हमने टॉपिक लिया हुआ था, हम उसी को लेके चलते हैं कि जो हम प्रिंसिपल समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और नवांश की यूटिलाइजेशन मैं चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, तो वो है कि नहीं, वो हम देख रहे हैं। जो हॉरोस्कोप मैचिंग की जब हम बात करते हैं, तो आप ये देखें कि एक तो ट्रेडिशनल तरीका है गुण मिलान करने का, जिसके अंदर हम हम्म। अष्टकूट मिलान कर रहे हैं, है ना। वो खाली चंद्रमा की प्लेसमेंट के ऊपर है, और चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है उसके ऊपर है, कि आदमी मन से कैसा है, सोच से कैसा है, उससे आप अष्टकूट मिलान करते हैं, जिससे 36 गुण मिलाते हैं। लेकिन वो काफी नहीं है। आपको अगर दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी देखनी है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और भी कुछ पैरामीटर देखें। तो नवांशा जो एक इंपॉर्टेंट चार्ट है मैरिज के लिए, द सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, द सेवेंथ लॉर्ड इज द ओनर ऑफ मैरिज, या शादी कराने का या उस हाउस का सस्टेनर है। तो हम्म। जो सेवेंथ लॉर्ड है नवांशा का, उसको आप जिससे हॉरोस्कोप मैच कर रहे हो उसके चार्ट में देखिए, सी द प्लेसमेंट ऑफ सेवेंथ लॉर्ड ऑफ नवांशा इन अदर पार्टनर्स तो चार्ट, या जिससे मैचिंग कर रहे हैं हॉरोस्कोप, उसके हॉरोस्कोप में देखिए कि इस वाले प्लैनेट का क्या हाल है। ये भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ वीनस लॉर्ड हो रहा है, तो वीनस को हम्म। देखिए कि इस हॉरोस्कोप में कहाँ है, 6 8 12 में तो नहीं है, नीच का तो नहीं हो रहा है इस हॉरोस्कोप में, वेल प्लेस्ड होना अच्छा है, बेनिफिक दोनों का एसोसिएशन दोनों का एक दूसरे के चार्ट में। नवांशा में। हाँ, बेनिफिक एसोसिएशन में है तो आप बोल सकते हैं कि मैरिज बच सकती है। जब आपने अष्टकूट मिलान कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बोल रहा हूँ, और क्या क्या चीजें आप मिला के देख सकते हो। बिहेवियर सर टुवर्ड्स इसमें मेरा एक हाउस। क्वेश्चन था। जी। क्वेश्चन ये कि हम अगर लोड चेक कर रहे हैं सेवन्थ हाउस का, तो हम नवांशा का क्यों देख रहे हैं और रेगुलर डीवन का क्यों नहीं देख रहे? आप रेगुलर D1 का भी देख सकते हो, और नमांश का, देख सकते हैं क्योंकि लेकिन। आज हमने नमांश का टॉपिक लिया हुआ है, तो मैं तो नमांश की यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ आपको। ओके। आप नॉर्मल सेवेंथ हाउस भी देख सकते हो, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी देख सकते हो। नमांश थोड़ा क्या है कि डिटेल्ड वर्जन देखने की कोशिश करें ना हम। ओके। नमांश ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ये अब अकेला काफी नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। इसके अंदर अष्टक वर्गा भी है, हम्म। जो एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो अष्टक वर्गा जी। में पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी देखेंगे। बिहेवियर टुवर्ड्स स्पाउस इज सीन फ्रॉम द प्लेसमेंट इन द हाउस ऑफ नवांशा, कि कैसे, कौन से हाउस में गया है। अगर 12वें में गया है, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा। बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ज्यादा खर्चा कर रहे हैं स्पाउस पे। ये भी हो सकता है। दोनों का एक दूसरे के बेसिकली आपने देखना है कि प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए, 6 8 12 में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। एक ये बेसिक बात है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीनस आप देखिए, जो कि कारक है, ठीक है। एक आदमी का हॉरोस्कोप जब आप देख रहे हैं, तो उसका सेवेंथ लॉर्ड जो है और लगन लॉर्ड जो है, वो 6 8 12 में नहीं जाना चाहिए नवांश में। जनरली अगर आप देख रहे हैं, हम्म। तो 6 8 12 में नवांश में नहीं जाना चाहिए। उसी हॉरोस्कोप में जब आप मैच कर रहे होंगे ना, तो ये आपके पास हॉरोस्कोप आया है लड़की का देखने के लिए, तो उनका जो D1 का जो सेवेंथ लॉर्ड है या लगन लॉर्ड है, वो D9 में 6 8 12 में जाएगा तो अच्छा नहीं है। आपस में हॉरोस्कोप मैच करने के अंदर तो लोग कुछ कुछ बहुत सारी चीजें मैच करते हैं, लेकिन आप पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड पे आप देखो कि आप हॉरोस्कोप, आपको पूरा हॉरोस्कोप रीड करके मैच करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आप कह सकते हो कि आ सकते हैं। अष्टक वर्गा का एक प्रिंसिपल ये अच्छा है कि आप, चंद्रमा ने जिस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं, उस
राशि का व्यक्ति जो है वो आपको ज्यादा भा सकता है, और आप उस व्यक्ति के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं। आपका कोई अगर ऐसा कोई मित्र है जो, जनरली मैं बोल रहा हूँ ये बात, कि अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपके मन को बहुत भाता हो, जिसके साथ समय आपको पता ना लगता हो, या जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो बिना किसी हम्म। लालच के, आप कभी देखें कि उसका चंद्रमा कौन सी राशि का है, और उस राशि में आपके कितने पॉइंट दिए हुए हैं चंद्रमा ने अष्टक वर्गा में। वो हम जब करेंगे अष्टक वर्गा तब हम डिस्कस करेंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है देखने के लिए कि आप जिससे साथ टाइम स्पेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, या आपका बुद्धि मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी मेंटल कंपेटिबिलिटी है कि नहीं, आप उसके साथ हैप्पी फील कर रहे हैं कि नहीं फील कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा टूल है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल दशा उठाते हैं, या कुछ और आप बताएं, अगर आप लोग कुछ और डिस्कस करना हो तो हम वो भी पिक कर सकते हैं। Plans वगैरह ऐसे हाँ जी, सॉरी, पता है आगे होगा वैसे तो plans वगैरह की आप बता आपकी आवाज़ क्रैक हो रही है मैम, आई कांट हियर यू वेरी वेल। हम्म। क्या बोल रही हैं? ट्रांजिट से ट्रांजिट्स बोला था ना आपने। नहीं नहीं, ट्रांजिट हम बाद में करेंगे मैम, जो सीक्वेंस के अंदर हम पहले दशा पढ़ेंगे, ट्रांजिट खैर हाँ, सबसे बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि दशा सही मुझे रहेगा। चला ट्रांजिट अपने आप में उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिना दशा के कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा। दशा ज्यादा प्राइम अच्छा। इम्पोर्टेंस की है। कुछ और आप लोगों को उससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें कुछ डाउट है तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो सीधा दशा उठा सकते हैं, या फिर अष्टवर्ग। हाँ, अष्टक का भी करेंगे ही। आप चिंता नहीं करो, आप तो कोर्स में खत्म नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी तरफ से नहीं बता दूंगा आपको। आप हम अष्टकूट मिलान भी देख सकते हैं एक बार, कि अष्टकूट मिलान में क्या क्या देखा जाता है, और पंचांग के एलिमेंट्स भी देखेंगे, और एक बार थोड़ा सा नक्षत्रों को भी देखेंगे, कि एक ओवरव्यू उसका भी लेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे ही सर लगभग। आप ना कल बता दीजिएगा एक चीज और कि मैंने कई चार्ट्स में देखा है कि डाइवर्जेंट कंक्लूजन आते हैं जैसे लग्न आपकी आवाज क्रैक राशि क्यों होने तुल्य। लगी अचानक? सर हमारे ना मतलब मेरा नेटवर्क चेंज हुआ एक्चुअली इसलिए हो गया कि मतलब डाइवर्जेंट कंक्लूजन आते हैं इन टर्म्स की राशि चार्ट में अलग में चार्ट में अलग आंसर आ रहा होता है, नवमांश में अलग और राशि तुल्य में अलग, तो फिर उसको कैसे रीड करें उसका उनका एक कंसेंसस निकाल के देखना आपको। जिस भी चार्ट में प्रॉब्लम आ गई वो प्रॉब्लम तो दिखाई रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ही। क्वांटम आपको देखना है कि उसकी क्वांटम कितना है। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, मैं आपको बता तो रहा हूँ। आप थ्रू एंड थ्रू अच्छा ढूंढ ही क्यों रहे हो? नहीं 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 सर मेरा वो पर्पस नहीं है, मतलब यू आर गेटिंग मी रॉन्ग इन दिस कि मैं कोई ऐसे परफेक्ट वो नहीं ढूंढ रही हूँ, बट एक चार्ट रीडिंग के परस्पेक्टिव से कि मेरे को अपने आप को ये एबल करना है कि मैं कोई भी रैंडम चार्ट लूं, नॉट माइंड एनी वन एल्स, मतलब किसी मैं का समझ भी गया आपकी एक बात। random। देखिए क्या हाँ। है कि अगर तीनों चार्ट परफेक्ट हो गए हम्म, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी मैरिज हो गई, वो हम्म। एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट हो गए, नहीं वो ठीक है जो कि सर बट मैं पॉसिबल ही ये नहीं है। वो आई अंडरस्टैंड, बट फिर मैं इसको डी कोड कैसे करूं? फॉर एग्जाम्पल लग्न बढ़िया है नमांश बेकार है, तो अब मैं कैसे बोलूं कि फर्स्ट हाफ अच्छा जाएगा सेकंड हाफ बेकार, इस तरीके नहीं, से मैं फर्स्ट पूछ। हाफ सेकंड हाफ की बात ही नहीं मैम, लगन अगर अच्छा है और नमाज खराब हो गया तो मैरिज तो गड़बड़ हो गई। हम्म। D1 ठीक है, सेवेंथ हाउस के आपको और अच्छे रिजल्ट दूसरे आ सकते हैं। विवाह में आप खुश रहे इस बात के चांसेस कम हो गए। अच्छा। हाँ मतलब जैसे ये आपने डी कोड बताया ना कि बाकी सेवेंथ हाउस के आपके सिग्निफिकेशंस बढ़िया हैं, नवमांश क्योंकि पर्टिकुलरली मैरिज का है वो गया, तो इस तरीके से जैसे कई लोग पूछते भी हैं कि मैंने काफी लोगों को देखा है कि D9 बहुत बढ़िया है D1 खराब है, उल्टा भी होता है। मैम देखिए क्या है कि सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जो प्राइमरी चार्ट है वो तो D1 ही है ना।
लेकिन अब D1 से बहुत सारी चीजें आप देखते हो। अब 7th हाउस है, 7th हाउस आप बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी देख रहे हो, आप अपनी पब्लिक इमेज के लिए भी देख रहे हो, आप बिजनेस में कुछ पद प्राप्ति के लिए भी देख रहे हो, 4th से 4th है, प्रॉपर्टीज के लिए देख रहे हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए भी देख रहे हो, उस हाउस को आप हायर पोजीशन के लिए भी देख रहे हो, बिजनेस में भी एक आपकी इमेज हो उसके लिए भी देख रहे हो, स्टेटस आपका बेहतर हो सोसाइटी में उसके लिए भी देख रहे हो, इतनी सारी चीजों के लिए देख रहे हो, और फिर मैरिज के लिए भी देख रहे हो। तो अगर वो आपको कुछ इंडिकेट कर रहा है आप के अच्छा है, तो आपको कौन से एरिया में अच्छा है, हो सकता है 7th हाउस आपका अच्छा हो और आपका D10 चार्ट अच्छा हो, तो आपको आप बोल सकते हैं कि पद प्राप्ति हो सकती है। लेकिन D9 पिटा हुआ है तो मैरिज में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। मैरिज में दिक्कत आना और प्रोफेशनल सक्सेस मिलना, ऐसा आपको नेताओं के चार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि नेताओं का D7th हाउस जनरली आपको एक्टिव मिलेगा, क्योंकि पब्लिक अपेयरेंस है ना। हम्म। तो राइट। 7th हाउस आपको एक्टिव मिलेगा नेताओं का। लेकिन उनके विवाह ठीक मिले ये तो गारंटी नहीं है, हम्म। है ना। राइट।